चलिए एक बार फिर से पीवाईक्यू के अंदर अपन आए हैं और पीवाईक्यू के अंदर जो है हम लोगों का आज का जो पेपर आने वाला है वो है ग्रुप पीसीबी वाला, है ना, जो 25 मई के दिन पेपर आया था। शिफ्ट 3 होने वाली है जिसमें अपन केमिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं राकेश नागर MGCI के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से सभी का वेलकम करता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज, है ना। स्टार्ट करते हैं जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन को सबसे पहले बड़ा ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन के अंदर जो है क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, फॉर अ सब्सटेंस एट अ गिवन टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इट्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो। किसी दिए गए तापमान पर किसी पदार्थ के लिए उसके सकेंद्रित विलयन का परासरण दबाव होगा, है ना, या परासरण दाब होगा। ठीक है, सबसे पहली बात कि ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको पाई से डिनोट किया जाता है, और पाई समानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, सी होता है, और सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उतना ही ज्यादा होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, मतलब जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला है, इज सेम एज दैट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोला है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के जैसा होगा, है ना। मतलब क्वेश्चन के अंदर ये बोला है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन दोनों में अपने को स्टेटमेंट बना के दिया गया है, मतलब एक कथन बना के अपने को दिए गए हैं कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, ये हमसे बोला गया है। तो बोलो हमको ये बात पता है कि यदि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और सेकंड नंबर पे हमको दिया है डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया गया है, डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया गया है, तो बोलो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होने वाला है। तो हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि इज लोअर देन दैट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये स्टेटमेंट भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इज हायर देन दैट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट कैसा होने वाला है, एकदम करेक्ट, क्योंकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कैसा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है क्या, तो सीधा सीधा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और बिल्कुल थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है, क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से देखेंगे। द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड, है ना, इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। मतलब अपने को बोला है कि अल्काइल फ्लोराइड जो है ना, अल्काइल फ्लोराइड कब बनेगा, है ना। अल्काइल फ्लोराइड के बारे में बोला गया है कि RF जो है ये कब बनने वाला है ना। तो RF बनाने की एक ही मेथड होती है जिसको हम बोलते हैं स्वाट रिएक्शन। बिल्कुल स्वाट रिएक्शन होने वाली है कि यदि RBr अपने को दिया गया है या फिर बोलो RCl अपने को दिया गया है, यदि इसकी रिएक्शन किसी कैटालिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये भी एग्जाम के अंदर पूछे गए। स्वाट के जो कैटालिस्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बोलो यहाँ पर एक हमने लिखा है AgF, सेकंड लिखा है COF2, और बोलो AsF3 लिखा गया है। ये कुछ कैटालिस्ट मैंने यहाँ लिखे हैं जिससे ये Br और Cl क्या हो जाएंगे, रिप्लेस, और यहाँ क्या आने वाला है, RF बनने वाला है। स्वाट रिएक्शन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिससे क्या बनता है, अल्काइल फ्लोराइड बनता है। क्या बनता है, अल्काइल फ्लोराइड बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं स्वाट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि अपन चलें तो अगला क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से देखेंगे। सिंस फिजियोसॉर्प्शन है ना, जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है उसके बारे में बोला जा रहा है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन अराइजेस मेनली बिकॉज ऑफ वन डोनल फोर्स। बिल्कुल, इट मींस, इसका क्या मतलब है, और अपने को पूछा क्या है ना, पूछा क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन। इट मींस एड्सॉर्प्शन इज, है ना, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को बड़े अच्छे से मार्क करना है कि गलत पूछा है कि सही पूछा है। क्वेश्चन के अंदर देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, गलत पूछा गया है ना। तो देखो ध्यान से, कौन सा वाला एड्सॉर्प्शन बोला है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। क्या फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होता है? तो ध्यान देंगे, बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। लेकिन करेक्ट ही हमारा आंसर नहीं होगा, जो इनकरेक्ट होगा वो हम लोगों का सही आंसर होगा। क्या ये रिवर्सिबल नेचर का होता है? बिल्कुल फिजिकल एड्सॉर्प्शन रिवर्सिबल का होता है ना, ये भी एकदम करेक्ट हो गया। फिर बोलो मल्टी मोलिकुलर लेयर होता है, बोलो मल्टी मोलिकुलर इन लेयर में होता है या मल्टी मोलिकुलर लेयर होता है, ये भी क्या होने वाला है, एकदम करेक्ट होने वाला है।
ठीक है। नेक्स्ट में यदि अपन बात करें एंथैल्पी डिपेंडेंट, तो ये जो है एंथैल्पी डिपेंडेंट नहीं होता है, बिल्कुल भी एंथैल्पी डिपेंडेंट नहीं होता। यदि केमिकल एड्सॉर्प्शन होता तो वो एंथैल्पी डिपेंडेंट होता। इसका मतलब सही आंसर जो अपना आने वाला है ये इनकरेक्ट है, और जो इनकरेक्ट है वही क्या होने वाला है, हमारा करेक्ट होने वाला है। मतलब स्टेटमेंट को पढ़ना है, स्टेटमेंट को पढ़ के अपने को सही जवाब ढूंढना रहेगा, है ना, कि ये गलत बात है कि सही बात है, ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। जो गलत बात बोली जाएगी वही हम लोगों का सही आंसर होगा, ठीक है क्या। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ध्यान से, इन अ प्योर, देखो सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है ना, ठोस अवस्था का क्वेश्चन है। इन प्योर क्रिस्टल द लेटाइस पॉइंट कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय, है ना, कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड, है ना। लेटाइस पॉइंट मतलब हम एटम को बोलते हैं, मॉलिक्यूल को बोलते हैं और आयंस को बोलते हैं। जो ऑक्यूपाई करते हैं मतलब जो सॉलिड बनाते हैं उनको हम बोलते हैं कि एटम से बन सकता है, मॉलिक्यूल से बन सकता है, आयंस से बन सकता है ना। और बोलो इलेक्ट्रॉन कभी भी जो है लेटाइस पॉइंट नहीं होता है, मतलब ये हम लोगों का क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ये ए, बी और बोलो सी नहीं होगा, क्योंकि ये लेटाइस पॉइंट हो गए। क्वेश्चन बोला है कि कौन लेटाइस पॉइंट नहीं होगा, है ना, ये हमसे क्वेश्चन बोला गया है। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी ऑक्यूपाई नहीं करेगा लेटाइस पॉइंट के अंदर, ठीक है क्या। जब ये पढ़ा होगा हम लोगों ने, एटम, मॉलिक्यूल, कोवेलेंट सॉलिड होते हैं, आयोनिक सॉलिड होते हैं ना, नेटवर्क सॉलिड होते हैं, ये सारे सॉलिड के अंदर कहीं ना कहीं लेटाइस पॉइंट आते हैं। क्या आते हैं, लेटाइस पॉइंट आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन है इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक एंड पार्टिसिपेट इन कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो ध्यान से, ये जो है सबसे पहले जो है इसको कंट्रोल करने के लिए एस्ट्रोजन हो सकता है ना, ये जो है एस्ट्रोजन हो सकता है, एस्ट्रोजन हो सकता है, जो बिल्कुल कैसा होता है, नेचुरल होता है, जो बिल्कुल कैसा होता है, नेचुरल होता है। और यदि आर्टिफिशियल के बारे में बात करें तो किसका यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, एस्ट्रा है ना, एस्ट्रा डायोल का यूज किया जाता है। एस्ट्रा डायोल जो कैसा होता है, आर्टिफिशियल होता है, जो कैसा होता है, आर्टिफिशियल होता है, जो कैसा होता है, आर्टिफिशियल होता है। मतलब आंसर क्या आने वाला है, बी। ये बिल्कुल याद करने वाला क्वेश्चन है, लर्न करने वाला क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आइसोमेरिज्म शोन बाय CONH3 होल थ्राइस NO2 होल थ्राइस, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पहले कौन आइसोमेरिज्म शो करता है, कौन सी आइसोमेरिज्म शो हो रही है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, है ना। सबसे पहले जो है ये वाला जो क्वेश्चन होता है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। इसको यदि मैं एक सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूं तो M लिखा जाएगा, और ये बोलो A3 और ये बोलो B3, है ना। MA3 B3 जो है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, और ये बहुत ज्यादा स्पेशल केस होने वाला है। इसको हम लोग फेस एंड बोलो मर आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं ना। फेस एंड बोलो, सिस और ट्रांस की जगह यहाँ एक नया नाम दिया गया है, फेस एंड बोलो मर आइसोमेरिज्म। फेस और मर आइसोमेरिज्म क्या होता है, मतलब आंसर सीधा अपन इसको जो है 3-3 देख के अपन सीधा लगा सकते हैं, फेशियल और बोलो मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म होता है। लेकिन फेशियल और मेरिडोनियल क्या होता है, पहले ये समझो कि ये सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल वाला केस है, क्योंकि लिगेंड मेरे पास कितने हैं, 6, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो रहा है, मतलब ऑक्टाहेड्रल बिल्कुल सिंपल सी पॉसिबिलिटी है। यदि मैंने यहां लिखा मेटल और मैंने यहां लिखा ए लिगेंड लिखा गया, है ना, फिर मैंने लिखा यहाँ ए लिगेंड, फिर मैंने लिखा ए लिगेंड, फिर मैंने लिखा ए लिगेंड, और फिर मैंने लिखा ए लिगेंड, और यहां बोलो ए लिगेंड लिखा गया, ठीक है। उसके बाद जो है इस तरीके से मैंने क्या किया है, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया है ना। इस तरीके से मैंने क्या बनाया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया। लेकिन मेरे पास जो लिगेंड है ना, मेरे पास जो लिगेंड है 3 एक जैसे हैं और 3 एक जैसे हैं, है ना। अब यदि मान लो यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे, यदि मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, है ना। यदि मैं क्या करता हूं, ये मेरे पास एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, मैंने पहले केवल तुमको एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बताया कि ऑक्टाहेड्रल दिखता कैसा है ना। अब यदि मान लो यहां ध्यान से देखेंगे कि ये ए वाला लिगेंड और ये वाला ए और ये वाला ए, ये बिल्कुल एक ही फेज में होने वाला है, बिल्कुल एक फेज में ना। कैसे होने वाला है, देखो मैंने यहां पर सबसे पहले M लिखा, मैंने बोला यहाँ A, है ना, मैंने बोला यहाँ पर A, फिर मैंने बोला A, ठीक है। और बोलो मैं यहाँ पर दूसरे लिगेंड और बना रहा हूं, देखो मैंने यहाँ लिखा बोलो B, मैंने लिखा बोलो यहाँ पे क्या लिखा बोलो B, और मैंने यहाँ लिखा बोलो B, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या किया है, ध्यान से देखेंगे, है ना, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे।
बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, है ना। अब देखो ध्यान से, ठीक है। अब ये वाले जो 3 लिगेंड होने वाले हैं, सभी लोग ध्यान से इधर देखेंगे, ये जो 3 लिगेंड होने वाले हैं, ये जो 3 लिगेंड होने वाले हैं, ये बिल्कुल एक ही फेज में है, बिल्कुल एक फेज में ना, बिल्कुल इसको जो है ये एम जो है, ये वाला ए लिगेंड है ना, बिल्कुल इधर है, इस साइड पे ना, बिल्कुल इस साइड पे है। तो बोलो यहाँ वाला लिगेंड और ये 2 लिगेंड बिल्कुल एक फेज पे, एक ही फेज पे आ रहे हैं ना। तो जब 3 लिगेंड एक फेज पे आ जाए, और ये जो 3 लिगेंड है ना, ये जो 3 लिगेंड है, बिल्कुल ये तीनों एक फेज पे, इधर वाले 3 एक फेज पे हैं, इधर वाले 3 एक फेज पे हैं, तो इसको हम बोलते हैं फेशियल। जब एक ही फेज पर 3 लिगेंड आ जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, फेशियल, है ना, फेशियल आइसोमर बोलते हैं। और जब यहाँ पे मान लो चेंज हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, चेंज हो जाए, चेंज कैसे हो जाएगा देखो, है ना, इसको तो अपन क्या बोल देंगे, बोलो, इसको तो हम क्या बोल देंगे, फेस आइसोमर, है ना, इसको क्या बोल दिया जाएगा, फेस आइसोमर। अब यदि मान लो यहाँ पे क्या किया जाए, देखो ये एम लिखा गया है, और यहाँ बोलो इस तरीके से मैंने ए लिखा, इस तरीके से मैंने क्या लिखा, ए लिखा, ठीक है। फिर बोलो, फिर मैंने यहाँ किया, देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बी मैंने यहाँ लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, बी यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर देखो यदि मैं ए यहाँ लिखता हूँ, देखो मैं यहाँ पर ए लिखता हूँ, है ना, ये ए लिखता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, बी लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा, बी, और यहाँ क्या लिख दिया, बोलो बी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यदि मैं ये कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ, है ना, तो बोलो ये वाला जो बी है वो बिल्कुल यहाँ होने वाला है। क्या ए और बी क्या सेम लिगेंड एक ही फेज में आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो ये किस में जाने वाला है, मर मतलब मेरिडोनियल में जाएगा। फेशियल और मेरिडोनियल बिल्कुल इसी में ही पॉसिबल होने वाला है। तो बिल्कुल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते से ही सीधा अपने को क्या लगा देना है, फेशियल एंड बोलो मेरिडोनियल, ठीक है क्या, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे सभी लोग ध्यान से। इफ टू सब्सटेंस ए एंड बी, है ना, इफ टू सब्सटेंस दिया है ए और बी, है ना, पी नोट ए दिया गया है, रेशो में फिर पी नोट भी दिया है, बराबर करके ए रेशो 2, मतलब है ना 1 रेशो क्या दिया है, 2 दिया है ना, 1 रेशो 2 दिया है। एंड हैव मोल फ्रैक्शन इन द रेशो 1 रेशो 2, है ना, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर्स इज, है ना। मोल फ्रैक्शन पूछा है, वो भी किसमें पूछा है, वेपर फेज में। वेपर फेज मतलब वाष्प अवस्था में पूछा गया है। तो जब वेपर फेज में हमसे क्या पूछा जाए, वेपर फेज में हमसे क्या पूछा जाए, मोल फ्रैक्शन, तो उसको y से डिनोट किया जाता है, y से प्रदर्शित किया जाता है। तो y इज इक्वल टू होगा फॉर्मूला PA अपॉन में क्या होने वाला है, PT होने वाला है। PA अपॉन में क्या होगा, PT होगा। देखो ध्यान से, है ना, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ A है, और PT मतलब टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा। बोलो अब इसके बाद जो है, यदि PA को ओपन किया जाए तो क्या P नोट A, और बोलो क्या ये XA हो जाएगा, बिल्कुल। इसके बाद बोलो यदि इसको ओपन किया जाए तो बोलो PA प्लस क्या हो जाएगा, PT, टोटल वेपर प्रेशर, बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है। फिर बोलो देखिए P नोट A, और फिर बोलो XA हो जाएगा, और फिर बोलो P नोट A, और बोलो XA होगा, फिर बोलो P नोट B, और फिर क्या होगा, बोलो XB होगा, ठीक है। चलिए यहां तक तो फॉर्मूला अपने को समझ में आता ही है। अब P नोट A और XA क्या होने वाला है, ठीक है। तो P नोट A और P नोट B दोनों का रेशियो अपने को दिया है, 1 और 2 रखना है, सीधा सीधा बोलो। तो YA इज इक्वल टू क्या होने वाला है, तो है ना, P नोट A की जगह क्या रखा जाएगा, 1, है ना, 1 रखा जाएगा। इसके बाद बोलो मोल फ्रैक्शन का रेशियो, बोलो, है ना, मोल फ्रैक्शन का रेशियो, तो A के मोल कितना हो गया 1, और B का मोल कितना हो गया, बोलो 2, है ना, B का मोल कितना हो गया, बोलो 2। इतना तो अपने को समझ में आता ही है। B का मोल क्या हो गया, बोलो 2, है ना, इतना तो अपने को समझ में आता ही है, ठीक है। चलिए ये कितना हो जाएगा, बोलो 2 हो जाएगा, ठीक। चलो अब बताओ ए का मोल फ्रैक्शन कितना रखा जाएगा, तो A का मोल ऊपर रखा जाएगा, डिवाइड में बोलो टोटल मोल रखा जाएगा, डिवाइड में बोलो, फिर बोलो P नोट A कितना है 1, फिर बोलो क्या लिखा जाएगा 1/3, फिर प्लस बोलो, है ना, P नोट भी कितना दिया, बोलो P नोट भी यहाँ दिख रहा अपने को, बोलो कितना दिया है 2, है ना, 2 इंटू बोलो, फिर बोलो XB कितना रखा जाएगा, तो B के मोल कहाँ रखे जाएंगे, ऊपर, और बोलो डिवाइड में टोटल मोल, ठीक है। चलिए अब यहां से यदि अपन आगे सोल्व करें, तो बोलो YA लिखा जाएगा, फिर बोलो क्या 1/3 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, डिवाइड में बोलो क्या 1/3, और प्लस बोलो 4/3, बिल्कुल क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। यदि यहां से आगे अपन कंटिन्यू करते हैं तो YA इज इक्वल टू, बोलो क्या मैं यहां पर एलसीएम ले सकता हूं, तो बोलो एलसीएम कितना हो जाएगा 3, बोलो एलसीएम कितना हो जाएगा 3, है ना, तो बोलो यहाँ आएगा 1, है ना, और बोलो यहाँ क्या आएगा, बोलो 4, यहाँ आएगा 1, और यहाँ बोलो 4, है ना। एलसीएम लेना नहीं सिखाया जाएगा,
एलसीएम अपने को आता है ना, लघुत्तम जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। वो एक क्वेश्चन दिया है, इसमें अपने को मैच करना है कि इसके साथ में कौन आएगा, इसके साथ में कौन आएगा। क्वेश्चन बड़ा आसान है ना, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण या स्ट्रक्चर निकालना, मतलब संरचना निकालने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक अपन लगाते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक है। और यहां लिखा जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक, प्लस बोलो यूनिवेलेंट एटम। यूनिवेलेंट एटम है ना, यूनिवेलेंट एटम के अंदर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बोलो हाइड्रोजन, बोलो फ्लोरीन, बोलो क्लोरीन, बोलो ब्रोमीन और बोलो आयोडीन। इनके अलावा यदि कोई आएगा तो क्या लिखेंगे? जीरो, है ना। उसके बाद यदि कोई चार्ज आता है, अब अपने पास जो है चार्ज वाला कोई एक भी मॉलिक्यूल, एक भी एग्जांपल नहीं है, एक भी उदाहरण अपने को चार्ज वाला, आवेश वाला नहीं दिया है ना। यदि मान लो इनके ऊपर कोई केटाइन चार्ज होता तो माइनस केटाइन चार्ज कर देते हैं, और यदि नेगेटिव चार्ज होता तो प्लस एनाइन चार्ज कर देते हैं। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं फॉर्मूले को यहीं पे क्लोज कर रहा हूं, ठीक है। चलिए सबसे पहला ऑप्शन उठाएं, है ना। सबसे पहला ऑप्शन यदि अपन उठाएं तो बताओ, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर यदि मुझे निकालना है, इलेक्ट्रॉन पेयर यदि मुझे निकालना है तो बोलो 1/2 करूंगा, है ना। फिर बोलो सेंट्रल एटम, है ना, जिनोन नोबल गैस है तो बोलो सेंट्रल एटम अपने को पता है 8 होने वाला है। और यूनिवेलेंट क्या, यूनिवेलेंट कितने जुड़े हैं? बोलो 6, तो बिल्कुल 6 लिखा जाएगा। बिल्कुल क्या लिखा जाएगा? 6 लिखा जाएगा। बोलो ये कितना हो जाएगा? बोलो ये कितना हो जाएगा? 14/2 मतलब कितना आएगा? 7, है ना। 7 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाला है बताओ? sp3 और क्या आएगा? बोलो d3, है ना। sp3 बोलो d3, है ना। sp3 d3 आने वाला है। अब बताओ यहाँ पे यदि लोन पेयर है ना, sp3 d3 कहाँ दिख रहा है? तो बोलो sp3 d3 तो बस यही दिख रहा है ना। तो बिल्कुल अपने को ए का फर्स्ट आने वाला है ना। यहीं पे अपने को क्लियर हो गया, है ना। स्ट्रक्चर तक नहीं भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहीं पे अपने को क्लियर है कि sp3 d3 एक ही ऐसा ऑप्शन है। बोलो एक ही ऐसा ऑप्शन है, मतलब ए का क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। क्वेश्चन को टारगेट करना सीखो, ए का फर्स्ट बोलो यहाँ पे, मतलब सी और बोलो डी तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। सी और बोलो डी तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। मतलब ए और बी में से ही कोई एक आने वाला है, ठीक है। और चेक कर लो, है ना, और चेक कर लो, क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका समझो और चेक कर लो। मैंने बोला बोलो XeO3, है ना, मैंने बोला बोलो XeO3, सेकंड नंबर का चेक कर लो, है ना। तो बोलो यहाँ पे यदि अपन इलेक्ट्रॉन पेयर निकाले फिर से एक बार और, तो बोलो इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकाला जाएगा? वही क्या किया जाएगा? एक बार फिर से 1/2 किया जाएगा, 1/2 किया जाएगा। बोलो और बोलो इलेक्ट्रॉन, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो कितना होगा? 8, और फिर क्या लिखा जाएगा? 0। क्यों 0 लिखा? क्योंकि यूनिवेलेंट एक भी नहीं है, ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट होता है। 0 लिखा जाएगा। बोलो इनमें से कोई आएगा तो लिखा जाएगा, वरना नहीं लिखा जाएगा। बोलो 1/2 इंटू बोलो 8 कितना हो जाएगा? 4 मतलब बोलो sp3 हो जाएगा। तो बोलो sp3 कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल, ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। बोलो बी का क्या हो जाएगा? थर्ड। बी का थर्ड बोलो यहीं पे आ रहा है, यहां नहीं आ रहा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये भी खत्म हो गया। 2 ऑप्शन चेक करने से ही अपना काम हो जाएगा, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, मतलब अपने को जो कंफर्म है 2 को चेक करो वो बिल्कुल ऑप्शन में लग जाओ। सबको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिल पाएगा, ठीक है। कभी कभी तो एक को मिलाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा, एक को मिलाने से आंसर आ जाएगा, दूसरे को तो अपने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द रिएक्शन, है ना। बोलो अपने को रिएक्शन दी गई है ना, और कुछ इंफॉर्मेशन भी अपने को दी गई है ना। फेराडे F मतलब होता है फेराडे 96500, है ना, कूलम्ब पर मोल, ठीक है। द मिनिमम EMF रिक्वायर्ड टू कैरी द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ Al2O3, है ना, एल्यूमिना दिया गया है ना। बोलो 96500, है ना, बिल्कुल ऐसा अपने को दिया गया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, अपने को EMF पूछा है और अपने को गिब्स फ्री एनर्जी भी दी गई है ना। अब सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के, है ना, एकदम से फॉर्मूला दिमाग में क्लिक नहीं होता है, फॉर्मूला एकदम दिमाग में क्लिक नहीं होता है। तो सबसे पहले जो डेटा अपने को दिया गया है उस डेटा की बेस पर दिमाग में फॉर्मूले को घुमाएंगे कि फॉर्मूला आखिर में कौन सा लगेगा, कि यहाँ पे क्या पूछा है और क्या दिया है, उसके बेस पे अपने को फॉर्मूला निकालना है। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर गिब्स फ्री एनर्जी और EMF का कोई ना कोई रिलेशन जरूर पड़ा होगा, है ना। तो बोलो यहाँ पे फॉर्मूला अपने पास आता है, बताओ देखिए फॉर्मूला अपने पास क्या आता है? देखो ध्यान से, अपने पास जो फॉर्मूला आता है, देखो डेल जी नोट लिखा जाएगा माइनस NF E नोट सेल। E नोट सेल ही क्या होता है? EMF होता है ना। E नोट सेल को अपन क्या बोलते हैं? EMF बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, यदि मुझे
ई नॉट सेल पूछा गया है तो मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा बोलो, मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा, ये डेल जी नॉट जो जूल में होगा, है ना, बोलो, फिर उसके बाद माइनस एन एफ लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ई नॉट सेल, है ना, ई नॉट सेल यदि मुझे पूछा गया डेल जी की वैल्यू बताओ, देखिए -827 किलो जूल पर मोल दिया है ना, तो बोलो यहां लिखा जाएगा -827 किलो को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो बोलो 1000 और ये हो जाएगा जूल में। ठीक है, अब इसके बाद मुझे किसकी जरूरत है, बोलो फेराडे, फेराडे तो मुझे दिया है बोलो 96,500, है ना, माइनस से माइनस तो खत्म हो जाएगा आगे, है ना। अब मुझे जो जरूरत है वो किसकी जरूरत है, एन की जरूरत है ना। अब एन क्या होता है, देखो एन निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल एटम, है ना, टोटल परमाणु, मतलब टोटल एटम लिखा जाएगा, टोटल एटम, और ब्रैकेट में लिखा जाएगा होस माइनस लॉस। ठीक है, ये एक ट्रिक बना देखिए अपन ने, है ना, बहुत शॉर्टकट ट्रिक है और बहुत सीधा सिंपल, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इससे, है ना। तो बोलो टोटल एटम का मतलब ये है कि स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू क्या करना है, एटम करना है। ठीक है, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू क्या करना है, एटम करना है। होस का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट और लॉस का मतलब होता है लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों का चेंज निकालना है। ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे और टोटल एटम का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। मैं तुमको निकालना सिखाता हूं, देखो यहां देखो मुझे एक रिएक्शन दी गई है, बोलो 4/3 मुझे दिया गया है और एल्यूमिनियम दिया है। ठीक है, बोलो प्लस यहाँ O2 दिया है ना, फिर बोलो यहाँ पे क्या आने वाला है 2/3 मुझे दिया गया है ना, और फिर बोलो Al2O3 दिया गया है। एन का एक्चुअल जो मीनिंग होता है, जो सही मतलब होता है, एन का मतलब ये कि रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं या ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन दान किए जा रहे हैं। ठीक है, वही क्या होता है एन। तो किसी भी एक एलिमेंट में कितना चेंज हो रहा है, या तो ऑक्सीजन से निकाल लो या एल्यूमिनियम से निकाल लो। ठीक है, तो बोलो सबसे पहले जो है अपन एन निकालते हैं। एन निकालने से पहले ऑक्सीडेशन स्टेट यदि मैं लिखता हूं तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, 0, और यदि यहां एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाए तो वो क्या आएगी, बोलो +3 आएगी। ठीक है, अब मुझे यहां एन निकालना है, तो एन निकालने का तरीका क्या होगा, टोटल एटम। तो टोटल एटम कितना, बोलो 4/3, यहां से निकालना अपने को, बोलो 4/3 इंटू क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, और फिर बोलो, है ना, 4/3 और एल्यूमिनियम एटम कितना है, एक ही है, तो बोलो 1 लिखा जाएगा। इसके बाद होस माइनस लॉस करना है, मतलब बोलो 3 माइनस क्या लिखा जाएगा, 0, बोलो यहाँ 3 से 3 क्या हो जाएगा, खत्म। इसके बाद n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4, n इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो 4, और बोलो यहाँ मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, 4 से, है ना। जब इस वैल्यू को, है ना, बोलो यहाँ से बोलो तक, यहाँ से यदि मैं माइनस को कैंसिल कर देता हूँ, है ना, बोलो 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और जब इस वैल्यू को सोल्व किया जाएगा तब उस केस में इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, 2.14 आंसर आने वाला है। आंसर क्या आने वाला है, 2.14 आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए यहां तक मेरी बात जो है बिल्कुल सभी को क्लियर हुई होगी, है ना, और कंसेप्ट और फॉर्मूला किस तरीके से अपने लगाया है वो बिल्कुल अपने को बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ डोडेका कार्बोनाइल, है ना, कार्बोनाइल ट्राई मैग्नीज अपने को दिया है, और ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है ना। कार्बोनाइल में वैसे भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। अब देखो क्वेश्चन को कितने सही तरीके से अपने को समझना है, देखो ध्यान से ना। अपने को नाम दिया गया है और फॉर्मूला पूछा है, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। देखो सबसे पहले, है ना, क्या बोला है, डोडेका, है ना, डोडेका मतलब कितना होता है, 12 होता है ना। डोडेका कार्बोनाइल मतलब 12 लिगेंड है। 12 लिगेंड कौन से है, कार्बोनाइल के। 12 लिगेंड कहां दिख रहा है, बोलो यहां दिख रहा है, और बोलो यहां दिख रहा है, मतलब सी और ए तो क्या हो गया, खत्म हो गया। ए और सी क्या हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद जो है बोलो क्या बोल रहा है, ट्राई मैग्नीज। क्या बोला है, ट्राई मैग्नीज। 3 मैग्नीज कहां दिख रहा है, बताओ यार, है ना, 3 मैग्नीज कहां दिख रहा है, बताओ। 3 मैग्नीज यहाँ 2 है और यहाँ बोलो 3 है, ये बोलो बी आंसर हो जाएगा, बॉम्बे, है ना। क्या आंसर हो जाएगा, बॉम्बे, बी अपना आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, मतलब 1-2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो रहे हैं। पहले ऑप्शन को हटाना सीखो, उसके बाद 1-2 जब बचेंगे तो और सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो ध्यान से, मोस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट फॉर द कोगुलेशन Fe2O3 डॉट बोलो H2O Fe। अच्छा कितना सिंपल क्वेश्चन, देखो यार कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो बोलो सबसे पहले तो ये, है ना, ये हाइड्रोक्साइड वाला होना है ना, हाइड्रोक्साइड मतलब FeOH होल थ्राइस भी हो सकता है। इसको बोलो बिल्कुल इस तरीके से लिखा जा सकता है, और ऐसा लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव कोलाइडल पार्टिकल है।
कौन सा है, पॉजिटिव कोलाइडल पार्टिकल। और इसके स्कंदन के लिए मतलब इसके कोगुलेशन के लिए मोस्ट इफेक्टिव कौन होगा, सबसे जल्दी से इसका कोगुलेशन मतलब इसका प्रेसिपिटेशन, इसका स्कंदन मतलब इसका अवक्षेपण कौन कराएगा, इसका स्कंदन कौन कराएगा, जल्दी से इसको नीचे कौन बिठाएगा। तो मुझे पता है कि जो कोगुलेटिंग आयन होगा वो कौन सा होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। कोगुलेटिंग आयन कौन सा होगा, नेगेटिव। इसको नेगेटिव वाला ही क्या करेगा, नीचे बिठाएगा, नेगेटिव वाला ही क्या करेगा, नीचे बिठाएगा। अब नेगेटिव वाला जो है, नेगेटिव वाला, अब नेगेटिव तो मुझे पता है कि यहाँ Ag प्लस और Cl माइनस, बिल्कुल यहाँ भी है। यहाँ बोलो Mg2 प्लस मिलेगा और बोलो यहाँ से Cl माइनस मिलेगा। यहाँ बोलो K प्लस मिलेगा, Cl माइनस मिलेगा। यहाँ बोलो Ap3 प्लस मिलेगा और यहाँ बोलो माइनस मिलेगा। बताओ यार कितना सिंपल है। यहाँ बोलो +1 मिलेगा और बोलो -3 मिलेगा। सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव कौन होने वाला है, बताओ, मोस्ट इफेक्टिव सबसे ज्यादा नेगेटिव। हार्ड स्टूल जो पढ़ा ना हम लोगों ने, जितनी ज्यादा वैलेंसी होती है, जितना ज्यादा चार्ज होता है, उसकी जो पावर होती है, कोगुलेशन कराने की जो पावर होती है उतनी ही ज्यादा होती है। तो बोलो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होने वाला है ना, बोलो सबसे ज्यादा चार्ज किस पे है, डी पे। तो बोलो मोस्ट इफेक्टिव कौन होगा, डी होगा। मतलब आंसर जो होने वाला है बोलो बी, है ना। बी मतलब डी ओनली, बी मतलब बॉम्बे, बॉम्बे मतलब डी ओनली। एक अकेला ऐसा है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है। ठीक है क्या, यहां तक मेरे हिसाब से सभी को बात क्लियर हो गई होगी। कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब सरफेस केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन होने वाला है, सरफेस केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया और कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो ध्यान से ना। सबसे पहले जो है, सबसे पहले मैं यहां पर इसको एक बार फिर से लिखूंगा, है ना। एक बार फिर से देखो ध्यान से, एक बार फिर से देखो, CH3 लिखा गया है ना। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, CH3 और बोलो CH लिखा गया है, फिर बोलो CH3 लिखा गया है ना। फिर बोलो ये बोलो CH और ये बोलो OH लिखा गया है। फिर बोलो यहाँ क्या लिखा है, CH3 लिखा गया है और रिएक्शन करवा के दी गई, बोलो किसके साथ में, HBr के साथ में, है ना। बिल्कुल ये लुकास रिएजेंट जैसी रिएक्शन कराई थी ना। इसमें जब HBr है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है। ये कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन। अब बताओ यहाँ पर सबसे पहली बार इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा इसमें, है ना। इसमें क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। सीधा शॉर्टकट यदि अपन चले तो सबसे पहले अपन ने OH माइनस को क्या किया था, बाहर किया था। तो बोलो यहाँ पे क्या बनने वाला है, यहाँ क्या बनने वाला है, बोलो CH3 और फिर बोलो CH लिखा जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। उसके बाद बोलो क्या बनने वाला है, CH3। बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही बनने वाला है। बताओ, बिल्कुल ये बनने वाला है। लेकिन जैसे ही कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है, रीअरेंजमेंट। जब कार्बोकेटाइन बनता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो पहले रीअरेंजमेंट कराना है, उसके बाद ही अपने को अगला न्यूक्लियोफाइल लगाना है। ठीक है, मतलब पहले यहाँ पे मैकेनिज्म समझे तो H प्लस और Br माइनस होता है। ये क्या करता है, OH माइनस को बाहर खींच लेता है और Br माइनस अगली स्टेप में, पहली स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। और फिर अगली स्टेप में क्या होने वाला है, Br माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है। लेकिन पहले यदि रीअरेंजमेंट हो रहा है, अब रीअरेंजमेंट के अंदर बोलो क्या हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, बोलो हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो बोलो यहाँ पे क्या होने वाला है, CH3 और बोलो यहाँ कार्बन और यहाँ बोलो क्या आएगा, CH3 और यहाँ बोलो CH2 और ये बोलो क्या हो जाएगा, CH3 और ये कार्बोकेटाइन यहाँ आ गया। बताओ यार, अब जो है, अब कौन अटैक करेगा, Br माइनस। अब अटैक कराओ इसको, है ना। अब अटैक कराओ, देखिए अब कहाँ अटैक कर जाएगा, यहाँ अटैक कर जाएगा। बोलो जैसे अटैक होगा तो बताओ ध्यान से, CH3 और ये बोलो C और यहाँ क्या हो जाएगा, Br और यहाँ बोलो क्या हो जाएगा, CH3 और ये बोलो CH2, ये बोलो CH3। बताओ ये ऑप्शन अब कहाँ पे दिख रहा है अपने को, ध्यान से देखो। पहले ये ऑप्शन अपने को कहाँ दिख रहा है, देखेंगे ध्यान से। क्या पहले ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, पहले ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। बताओ यार, पहले ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। और देखो ये फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल ऐसा कैसे ही है, फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल ऐसा कैसे ही है, देखो ध्यान से, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही बिल्कुल रिएक्शन मैकेनिज्म वाला, सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन होने वाला है, बिल्कुल सिंपल टाइप का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यार, तो है ना। क्लोरीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्राइन सॉल्यूशन। क्लोरीन को नमकीन पानी से, मतलब जो NaCl का पानी होता है ना, जो समुद्र के अंदर मिलता है, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, उससे क्लोरीन को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ब्राइन मतलब अपने को पता है कि समुद्र के पानी के अंदर बोलो, है ना। पहले तो समुद्र के पानी से जब अपन क्लोरीन को बाहर करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस अपन यूज में लेते हैं ना। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब एनोड लगाएंगे, कैथोड लगाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, है ना। तो बोलो वैसे सीधा सीधा देखा जाए तो ऑक्सीडेशन से ही अपना आंसर आ जाता है ना, ऑक्सीडेशन से ही होता है। लेकिन फिर भी अपन समझने की कोशिश करते हैं ना कैसे होता है ना। NaCl जब टूटेगा पानी के अंदर तो बोलो Na प्लस और बोलो क्या होगा, Cl माइनस। जब वाटर टूटेगा, है ना, पानी जब टूटेगा तो बोलो H प्लस और बोलो क्या होगा, OH माइनस। ठीक है, ये वाले दोनों कहां जाने वाले हैं, कोई मुझे बता सकता है, बोलो ये कहां जाएंगे, कैथोड पर।
ये कहाँ जाएंगे कैथोड पर, और ये कहाँ जाने वाले हैं बोलो एनोड पर। अब हमको पता है कि इनमें से कौन जीतता है कौन हार जाता है ना। तो बोलो एनायन में तो अपने को पता है कि यहाँ जो जीतने वाला है ना, बिल्कुल ऑर्डर अपनी कॉपी के अंदर लिखा हुआ है। कौन जीतेगा बोलो Cl माइनस जीतेगा ना, कौन जीतने वाला है Cl माइनस। और यहाँ कौन जीतेगा बोलो H प्लस, यहाँ कौन जीतेगा बोलो H प्लस। ठीक है, बिल्कुल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा है ना। तो बोलो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो ध्यान से, एनोड पे क्या होता है बोलो, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन है ना। एनोड पे क्या होता है बोलो ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होने वाला है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होने वाला है, कैथोड पर क्या होगा तो हम बोलेंगे रिडक्शन होगा। कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन होगा, बोलो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन जाएगा एनोड पे, कौन जाएगा Cl माइनस। तो Cl माइनस ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और क्या बना लिया बोलो Cl बना लिया। दूसरा Cl माइनस एक और गया और फिर क्या बना लिया बोलो Cl बना लिया। दोनों ने मिलके बोलो क्या कर लिया, दोनों ने मिलके क्या कर लिया बोलो Cl2 गैस बाहर हो जाएगी। Cl2 गैस क्या हो जाएगी बाहर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ बोलो यहाँ पे रिडक्शन होता है तो H प्लस जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए हैं ना Cl के द्वारा, उनको ये क्या कर लेगा गेन कर लेगा, तो H बनेगा, फिर एक और आएगा, ऐसे करके क्या हो जाएंगे दो, और दोनों मिलके क्या बना लेंगे बोलो H2। क्या बना लेंगे H2। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या बचेगा NaOH, NaOH है ना, कास्टिक सोडा जिसको अपन बोलते हैं NaOH। मतलब ये एक तरीके से NaOH बनाने की मेथड भी होती है ना, NaOH बनाने की मेथड भी होती है। लेकिन ऑक्सीडेशन से क्लोरीन को हम लोगों ने क्या किया है बाहर किया है ना, किससे, वो भी फ्रॉम ब्राइन से है ना। ब्राइन मतलब एक्वस NaCl को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन का मतलब जो है जलीय NaCl, मतलब एक्वस NaCl को क्या बोला जाएगा, एक्वस NaCl क्या कहलाएगा, ब्राइन सॉल्यूशन मतलब ब्राइन कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन जिंक वेसल बिकॉज, है ना। सबसे पहले तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो है ना। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसको जिंक में अपन स्टोर करके नहीं रख सकते। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन समझो पहले कि जिंक का मेरे पास एक बर्तन दिया है, एक वेसल दिया है, और इसके अंदर जो है मैं कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 को इसके अंदर नहीं रख सकता हूं, बिल्कुल नहीं रख सकता हूं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब CuSO4 जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक की रिएक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी के बारे में यदि बात की जाए, रिएक्टिविटी के बारे में यदि बात की जाए तो जिंक की रिएक्टिविटी जो है कॉपर से कैसी होती है, ज्यादा होती है ना। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने वहां SRP का ऑर्डर लिखा था है ना, SRP इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम लोगों ने लिखा था कि रिएक्टिविटी ऑफ क्या लिखा जाएगा, मेटल लिखा जाएगा। रिएक्टिविटी क्या लिखा जाएगा, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मेटल की रिएक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और हमको ये बात पता है कि यदि कोई ऊपर आता है ना, मतलब इस जिंक और कॉपर के अंदर यदि अपन देखें तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जिंक कहाँ आता है ऊपर और कॉपर कहाँ आता है नीचे, है ना। जिंक कहाँ आता है ऊपर और कॉपर कहाँ आता है बोलो नीचे आता है ना। तो SRP जो है ऊपर वाले के लिए SRP कैसा होता है, कम होता है ना। ऊपर वाले के लिए SRP कैसा होता है, नेगेटिव में। यदि हमको पता है तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी होते हैं ना, सबकी वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव में होती है ना। SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या सिंपल रिडक्शन पोटेंशियल बोल दिया ना तो भी वो SRP ही माना जाएगा। अंडरस्टूड है SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या सिंपल रिडक्शन पोटेंशियल बोला है, इसका मतलब वो SRP के बारे में ही बोल रहा है। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट है ना, सबकी वैल्यू किस में होती है, नेगेटिव में, माइनस में होती है। और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी होते हैं वो सब किस में होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं। ऊपर वाला जो मेटल है ना वो मोस्ट रिएक्टिव होता है, नीचे वाला मेटल जो है कम रिएक्टिव होता है। मतलब अब ध्यान से देखो SRP की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, SRP की वैल्यू कैसी होती है ना, SRP की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, कम होती है। मतलब जिंक की SRP की जो वैल्यू है ना, देखो रिडक्शन पोटेंशियल है ना, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज हायर देन क्या लिखा गया है, जिंक लिखा गया है ना। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज हायर देन जिंक, क्योंकि कॉपर के जो रिडक्शन पोटेंशियल मतलब कॉपर का जो SRP है वो जिंक से कैसा होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपर वाला माइनस में है, नीचे वाला किस में है, प्लस में है। तो यदि SRP का ऑर्डर लिखा जाए तो SRP ज्यादा किसका होगा, कॉपर का।
कॉपर का एसआरपी ज्यादा है, इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी कैसी, कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है यार, है ना, कैसा होने वाला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कॉपर का एसआरपी कैसा है, ज्यादा, इसीलिए हम बोलते हैं कि इसको जो है इसके अंदर स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि एसआरपी यदि इसका ज्यादा है तो जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, और जिंक की रिएक्टिविटी यदि ज्यादा है तो जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर देगा। मतलब ये जो ब्लू कलर का जो सोल्यूशन होता है, ब्लू कलर का जो सोल्यूशन होता है, इसका ब्लू कलर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और यहाँ क्या बनने वाला है, ZnSO4, और कॉपर जो है वो कहाँ बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। मतलब जो अपन ने कॉपर सल्फेट रखा वो तो बचा ही नहीं, वो उसमें तो कौन आ गया, जिंक आ गया, और कॉपर कहाँ बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अपने को जो है क्या करना है, जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट को नहीं रखना है। बिल्कुल ये सारे रिलेशन अपने को याद रखना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे क्वेश्चन बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, है ना, बोलो सबसे पहले करेक्ट मैच करना है, करेक्ट मैच करना है। देखो ध्यान से, है ना, सबसे पहले ये बिल्कुल अपने को क्या दिया है, बोलो फिनाइल ग्रुप, है ना, बिल्कुल फिनाइल ग्रुप, है ना। सबसे पहले तो तुमको पता होगा कि जब बेंजीन के ऊपर OCH3 लगाया जाता है ना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एनिसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिसोल बोलते हैं। लेकिन जब बेंजीन के ऊपर जो है OC2H5 लगा दिया जाए, OC2H5 मतलब CH2 बोलो, CH3, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बोलो फिनेटोल। इसको हम क्या बोलते हैं, फिनेटोल बोलते हैं। मतलब ये तो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है ना, ये बिल्कुल क्या हो गया, करेक्ट, है ना। अब ए कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक बार चेक कर लो, है ना। ए बोलो यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ तो बिल्कुल दिख रहा है, मतलब बी खत्म हो गया। ए अपने को यहाँ दिख रहा है, और बी ये बिल्कुल खत्म हो गया, है ना। कुछ ऑप्शन तो अपने ऐसे खत्म हो गए। और चेक करो, और चेक करो, देखें, है ना। बोलो यहाँ पे बोलो, है ना, ये देखो फिनाइल मिथाइल, है ना, और डाई मिथाइल इथर दे दिया, ये बोलो गलत हो गया, है ना। ये तो फिनाइल मिथाइल होगा, है ना, या मिथाइल फिनाइल होगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये देखो कितने कार्बन स्टेट चेन में जा रहे हैं, है ना, 6 और 1 7, एन हेप्टाइल मतलब हेप्टाइल, और ये बोलो फिनाइल, है ना, तो फिनाइल हेप्टाइल या हेप्टाइल फिनाइल बोलो, और क्या हो जाएगा, ईथर। तो बिल्कुल ये भी क्या हो गया, करेक्ट। मतलब बी कहाँ आ रहा है बताओ यार, बी बोलो यहाँ आ रहा है, यहाँ बी नहीं है ना, यहाँ बी नहीं है बोलो। और सी वाला तो अपने को गलत ही दिख रहा है, देखो ये देखो मिथाइल इथाइल ईथर, है ना। तो बोलो ये तो इथाइल इथाइल ईथर है यार, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोलो ए और बी दोनों सही है, ये गलत हो गया। बोलो आंसर क्या हो गया, ए ना। बिल्कुल IUPAC नेम है ना, IUPAC नहीं, इसमें तो कॉमन सिस्टम में नाम पूछा, बताओ यार कितना सिंपल है, कॉमन सिस्टम में नाम पूछे गए हैं। बिल्कुल ऐसे कैसे नोट्स में से उठ के आए हैं, है ना, ऐसे कैसे उठ के आए हैं, बिल्कुल नोट्स में ऐसे कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिसॉर्प्शन। बिल्कुल केमिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में पूछा इस बार, है ना। बिल्कुल अपने को क्या बोला है, बिल्कुल केमिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में जो स्टेटमेंट है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो हमसे पूछी गई है। कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, वही पढ़ना फिर से। हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होता है, बिल्कुल बात सही है। मतलब केमिकल रिएक्शन हर कहीं भी नहीं होती है ना, हर कहीं पे कोई भी केमिकल आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। हाईली स्पेसिफिक होता है, बिल्कुल बात सही है ना, हाईली स्पेसिफिक होता है। लो एक्टिवेशन एनर्जी बिल्कुल गलत, क्योंकि उसकी तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है ना। लो एक्टिवेशन तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में होती है, या फिर नो एक्टिवेशन एनर्जी किस में होगी, या लो किस में होगी, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में। इसमें तो हाई होती है, तो ये बात गलत हो गई, है ना। हाई हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, बिल्कुल हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन 80 से 240 के आसपास जो है, बिल्कुल इसी में होने वाली है ना, बिल्कुल। तो ये बात भी क्या हो गई, बिल्कुल सही हो गई, है ना। रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल तो होते नहीं है, तो इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि कोई भी पार्टिकल आएगा और वहीं पे चिपक जाएगा, वहीं पे बॉन्ड बना लेगा। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, केमिकल बॉन्ड बनता है, तो पार्टिकल वापस बाहर नहीं जा पाता है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत। बोलो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब ए और सी, है ना, ए और सी दोनों क्या होने वाले हैं, सही होने वाले हैं ना। ए और सी क्या होने वाले हैं, सही होने वाले हैं, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल, फिर से एक बार और सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की ओर चलो, है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की ओर चलो। देखो ध्यान से, है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना, ये बोलो ये बिल्कुल रिएक्शन होने वाला है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की ओर चलेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन जल्दी से देता है, तो बिल्कुल ऑर्डर को ध्यान समझो, है ना। यदि एक ऑर्डर भी अपने याद कर लिया बिल्कुल सिंपल वाला, तो बिल्कुल अपने को बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फॉर्मेल्डिहाइड। पहले तो हमको ये बात पता होगी कि कार्बोनाइल कंपाउंड जो है
यही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है ना। कार्बोनाइल कंपाउंड, पहले देखो ध्यान से, है ना, कार्बोनाइल कंपाउंड किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब बोलो, कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब बोलो C डबल बॉन्ड O, बिल्कुल ये होने वाला है। और बोलो यहाँ पे मैंने लिखा बोलो HCN, है ना, HCN लिखा बोलो H प्लस और बोलो CN माइनस। पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो बोलो कहाँ पे अटैक होने वाला है कि ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है तो ये माइनस और ये बोलो क्या होगा प्लस, और ये सीधा अटैक कहाँ करेगा कार्बन पर। तो इसका मतलब ये है कि ये कार्बन कार्बन और यहाँ बोलो कौन जुड़ेगा CN और यहाँ बोलो O माइनस। इसके बाद कौन जुड़ने वाला है H प्लस, और जैसे H प्लस जुड़ेगा तो बोलो क्या बनने वाला है O, और बोलो यहाँ पर ये आया CN और यहाँ बोलो क्या आएगा OH। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब ये कि पाई बॉन्डेड है तो एडिशन रिएक्शन देगा, है ना। पर ये जल्दी से CN माइनस जो है इन चारों में से किसके ऊपर CN माइनस अटैक करेगा, किसके ऊपर CN माइनस अटैक करेगा। तो इस कार्बन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, इस कार्बन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, ये न्यूक्लियोफाइल जो है उतने ही जल्दी से उसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, उसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो बोलो सबसे सिंपल तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का, सबसे सिंपल तरीका, यदि मैं यहाँ ऑर्डर लिखता हूं तो बोलो सबसे पहले जो है मैंने यहाँ लिखा बोलो फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद जो है एल्डिहाइड होता है, उसके बाद जो है एल्डिहाइड होता है, उसके बाद बोलो कौन होने वाला है, कीटोन होने वाला है ना। उसके बाद बोलो कौन होने वाला है, कीटोन होने वाला है। तो सबसे ज्यादा एल्डिहाइड होता है, तो बताओ यार सबसे ज्यादा एल्डिहाइड में, अच्छा एल्डिहाइड के अंदर भी एलिफेटिक एल्डिहाइड भी होता है और बोलो एरोमेटिक एल्डिहाइड भी होता है। तो पहले कौन सा एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, एलिफेटिक वाला। अब बोलो ये अपना हो गया कीटोन, ये अपना हो गया कीटोन, और ये हो गया अपना एल्डिहाइड, ये हो गया अपना एल्डिहाइड। दो एल्डिहाइड मतलब फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक होगा, लेकिन मुझे पता है कि ये एलिफेटिक वाला है और ये बोलो एरोमेटिक वाला है। तो एलिफेटिक वाला जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है, एलिफेटिक वाला जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, एलिफेटिक वाला जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है। बिल्कुल ये बात दिमाग में अपने बिठा लेना है ना, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट बात होने वाली है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड जो है ज्यादा रिएक्टिव होगा। यदि ये एक तरीके से जो रैंडम ऑर्डर है, यदि एक जनरल ऑर्डर जो है, एक जनरल ट्रेंड जो है, यदि ये भी अपने याद कर लिया तो भी अपने सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है क्या, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन एट अ टेम्परेचर, है ना, टी के, है ना, टी के मतलब टेम्परेचर टी है और के मतलब केल्विन हो जाएगा, के मतलब केल्विन हो जाएगा, वाज फाउंड टू बी 2.303 RT, है ना, जूल पर मोल। द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट टू अरेनियस फैक्टर इज, है ना, मतलब अपने को पूछा क्या, देखो ध्यान से, रेशियो पूछा है वो भी रेट कांस्टेंट और अरेनियस फैक्टर का, है ना। देखो सबसे पहले तो ध्यान से अपन फॉर्मूले की ओर चलते हैं कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू, मेरे पास फॉर्मूला होता है A, और ये E की पावर में बोलो क्या होता है माइनस EA अपॉन में क्या होता है RT होता है। मुझे पूछा क्या है, ध्यान से देखो, मुझे पूछा क्या है, रेट कांस्टेंट और अरेनियस फैक्टर दोनों का रेशियो पूछा है, दोनों का रेशियो पूछा, मतलब K/A मुझे पूछा गया है, K/A मुझे पूछा गया है। देखो ध्यान से, है ना। अब बोलो देखिए यहाँ पे E, और बोलो EA अपॉन में क्या होने वाला है RT, बिल्कुल ऐसे होगा यार, बताओ K अपॉन में बोलो A होने वाला है और ये बोलो माइनस EA, और एक्टिवेशन एनर्जी मुझे दी है, देखो ध्यान से 2.303 RT मुझे दी गई है ना। तो बोलो कितना रखूं, बोलो, है ना, बताओ देखिए कितना रखूं, 2.303, है ना, और ये बोलो RT हो जाएगा, ये बोलो क्या हो जाएगा RT, और डिवाइड में जो आने वाला है वो बोलो RT। अब यदि इसको कैंसिल आउट किया जाए, अब यदि इसको कैंसिल आउट किया जाए, बोलो RT से RT खत्म हो गया, RT से RT क्या हो गया, खत्म हो गया। मुझे E को खत्म करना है तो मैं दोनों तरफ क्या लूंगा, ln, जिसको लोग बोलते हैं ln लिया जाएगा, बोलो तो ln K बाई क्या हो जाएगा A, फिर बोलो ln E की पावर में क्या हो जाएगा 2.30 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर बोलो ln K अपॉन में बोलो क्या लिखा जाएगा A, और यदि इसको उठा के अपन आगे लाते हैं तो माइनस 2.303 और log E, है ना, बोलो log E जो है मतलब ln E जो है, ln E मतलब log E वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। चलो तो ये हो गया 1। अब बताओ, अब मुझे इसको क्या करना है, मुझे तो ln K/A नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए K/A, केवल K/A चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूं, देखो अब मैं क्या करता हूं, इस ln को यदि हटाता हूं तो ln की जगह यदि मैं log के अंदर 2.303 का मल्टीप्लाई करता हूं तो ln आ जाता है ना। तो बोलो यहाँ क्या लिखा जाएगा 2.303 और ये हो गया बोलो log,
है ना, ln को log में कन्वर्ट किया, बोलो क्या होगा, k अपॉन में क्या आएगा a, और फिर बोलो माइनस 2.303, ये हो जाएगा। इसको डिवाइड में पहुंचा दें क्या, देखो देखें, इसको डिवाइड में पहुंचा दो तो log k बाई a होगा, है ना, k बाई a होगा, देखो ध्यान से क्या होगा, k बाई a होगा, इसके बाद बोलो माइनस 2.303 डिवाइड में क्या आएगा 2.303, ये तो कैंसिल आउट हो गया, बोलो तो बोलो यहाँ क्या आएगा log k बाई a, और बोलो क्या आएगा -1, क्या आएगा -1। अब यहां पर या तो एंटी लॉग लेना चाहिए ना, या तो एंटी लॉग, है ना, यदि मैं लॉग हटाऊंगा तो ये 10 की पावर में चला जाएगा, 10 की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड भी लगा सकते हैं, है ना। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब ये है कि मैं k बाई a जो मुझे पूछा है वो ऑप्शन में दिया होगा, है ना, वही तो ऑप्शन में दिया होगा, k बाई a जो मुझे पूछा है वही तो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में दिया है तो मैं लॉग ये k बाई a की जो वैल्यू है ना, मैं पहला ऑप्शन रख के सोल्व करूंगा, है ना। पहला ऑप्शन, चलो मैंने पहला ऑप्शन हिट एंड ट्रायल मेथड तुमको बताता हूँ, देखो, है ना, पहला ऑप्शन मैंने रखा बोलो log, और k बाई a कितना रखा, मान लो मैंने 10 की पावर -1, और बराबर में क्या है बोलो -1, जो इसके बराबर हो जाएगा वही अपना आंसर होगा, जो इसके बराबर होगा -1 के बराबर जो आएगा ना वही अपना आंसर होगा। तो बोलो ये उठ के आगे आएगा तो -1, है ना, ये जो आगे उठ के आएगा, ये जो आगे उठ के आएगा ना, ये -1, और ये क्या हो गया log 10, और बराबर बोलो -1, log 10 1, बोलो -1 बराबर बोलो -1, मतलब पहला ही आंसर आ गया। इस तरीके से एक एक ऑप्शन को रख रख के अपने को क्या करना है, चेक कर लेना है, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे यार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट बोलो सेकंड, है ना, लिस्ट सेकंड बोला, है ना, दोनों अपने को दो लिस्ट अपने को दी है, देखेंगे ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले जॉन रिफाइनिंग, जॉन सिंगा जी, एक ट्रिक बता रहे कि बोलो जॉन सिंगा जी, बिल्कुल कंफर्म है जॉन सिंगा जी। ए का क्या होगा बोलो फोर्थ, ए का फोर्थ बिल्कुल चेक कर लो, ए का फोर्थ कहाँ कहाँ दिया है, बोले ए का फोर्थ यहाँ दिया है, ए का फोर्थ यहाँ दिया है, मतलब ये दोनों तो खत्म ही हो गए, ये दोनों क्या हो गए खत्म। मैच द कॉलम में जो कंफर्म है ना सबसे पहले उसको पकड़ लेना है, ठीक है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, बोलो बोलो ड्रेसिंग किया जाता है, कंसंट्रेशन किया जाता है सल्फाइड ओर के लिए, बोलो सल्फाइड ओर। बी का क्या आएगा बोलो फर्स्ट, बी का फर्स्ट अब कहां दिख रहा है, बी का फर्स्ट यहाँ भी दिख रहा है, बी का फर्स्ट यहाँ भी दिख रहा है, अभी भी डिसाइड नहीं कर पाए, ये दोनों डिसाइड नहीं कर पाए। बोलो साइनाइड प्रोसेस, साइनाइड प्रोसेस बोलो किसके लिए होती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड के लिए, या फिर सिल्वर के लिए, या फिर बोलो प्लेटिनम के लिए। गोल्ड दिया है तो गोल्ड से चल देंगे। बोलो ये बोलो सी का क्या आने वाला है सेकंड, है ना, सी का क्या आएगा बोलो सेकंड, सी का सेकंड यहाँ है, यहाँ नहीं है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बॉम्बे, बिल्कुल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन अपने को वैसे पता है, एल्यूमिनियम में आते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना, निम्नलिखित प्रतिक्रिया में उत्पाद एक्स को पहचाने। तो बिल्कुल ये सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ना, बिल्कुल सोडा लाइम का पैटर्न भी अपने को पता है ना, बिल्कुल C2H5, है ना, बिल्कुल क्या होने वाला है बोलो C2H5, है ना, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होने वाली है, जिसमें CO2 क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है ना। सबसे पहले यहाँ पे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाता है, और इसकी रिएक्शन पहले किसके साथ हो जाती है बोलो NaOH के साथ में, जिससे अपन क्या बना लेते हैं C2H5COO, और क्या बनने वाला है Na, है ना। यदि अपन शॉर्टकट चलें, यदि इसके साथ में यदि आता है ना NaOH और CO आता है, तो सीधा अपन CO2 बाहर करते थे और H को यहाँ लगाते थे, सीधा यदि आंसर आना चाहिए तो सीधा आंसर ये आ जाएगा अपना, है ना। लेकिन यदि अपने को सोल्ट बना के दिया है तो बोलो इसकी रिएक्शन फिर जाएगी NaOH के साथ में, तो बोलो यहाँ से क्या बनने वाला है Na2CO3, और H जाएगा सीधा इसके पास, तो बोलो साथ में क्या बनने वाला है C2H6, और साथ में बनेगा Na2 क्या बनने वाला है CO3, है ना, Na2 क्या बनने वाला है CO3 बनने वाला है। बिल्कुल सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होने वाली है, कार्बोक्सिलिक एसिड नाम के चैप्टर से ये आई है 12th के अंदर, ठीक है क्या। 11th के अंदर भी होती है ये, है ना, हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्केन बनाने की जो मेथड होती है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू अरेनियस, है ना, रेट इक्वेशन, रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू A, है ना, A अपने को दिया है, और फिर उसके बाद E की पावर माइनस E अपॉन RT, मतलब वही अरेनियस इक्वेशन दी एक बार फिर से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ इन K वर्सेस 1/T, है ना, मतलब ln K और 1/T के बीच में अपने को ग्राफ बनाना है ना, बिल्कुल ग्राफ अपने को देखना है ध्यान से। सबसे पहले जो है यदि अपन बात करें अरेनियस इक्वेशन की, है ना, तो K इज इक्वल टू क्या होता है A, और E की पावर बोलो क्या होता है माइनस E अपॉन बोलो RT, यही इक्वेशन होती है।
ln के फॉर्म में चलना है क्योंकि ग्राफ जो दिया है वो ln वाला दिया है, तो ln k लिखा जाएगा, फिर बोलो ln a लिखा जाएगा, और बोलो फिर e की पावर में बोलो माइनस e अपॉन में क्या लिखा जाएगा, बोलो rt, ठीक है। फिर बोलो ln k लिखा गया, बोलो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है, मतलब वो पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई होगा, है ना, बिल्कुल मल्टीप्लाई होने वाला है, तो बोलो ln a, और मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाता है, बोलो प्लस में, बोलो ये ln और e की पावर में बोलो माइनस e अपॉन में क्या हो जाएगा, बोलो rt हो जाएगा। फिर बोलो ln k होने वाला है, ये बोलो ln a होने वाला है, आगे उठ के आएगा तो बोलो माइनस e अपॉन में क्या हो जाएगा, बोलो rt हो जाएगा, log ln, है ना, ln e क्या हो जाएगा, 1, खत्म हो जाएगा ये तो, है ना। अब बोलो मुझे जो ग्राफ बनाना है वो किस किस के बीच में बनाना है, कोई मुझे बता सकता है ना। ऑप्शन में दिया है, बोलो ln k और 1/t, है ना, वहां पे भी दिया है ln k और बोलो 1/t के बीच में ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ln k और बोलो 1/t, तो 1/t बोलो यहीं पे आ रहा है, ये 1/t, ये बोलो 1/t, ये 1/t, है ना, और ये बोलो क्या होने वाला है, ln k। जिन दो वेरिएबल के बीच में ग्राफ बनाया जाता है उसको एक को बोलते हैं x और दूसरे को बोलते हैं बोलो y, है ना। तो बोलो यदि मैं यहाँ ग्राफ बनाता हूँ तो y जो है हमेशा इस एक्सिस पे आता है और x बोलो हमेशा यहाँ पे आता है ना। अब मुझे एक ग्राफ के बारे में मुझे पता है कि y = mx + c वाला ग्राफ एक होता है और एक y = mx होता है, जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और जो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है वो y = mx + c स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ होते हैं, है ना, सीधी रेखा वाले ग्राफ होते हैं। तो बोलो 1/t यहाँ और ln k यहाँ, इसमें किसको x माना जाए, किसको y माना जाए, ठीक है। तो जो अकेला आता है वो y, तो ये हो गया अपना y, और जो किसी के साथ में आ रहा है वो क्या होगा, बोलो x, और x के साथ में हमेशा कौन आता है, बोलो स्लोप, क्या आता है, बोलो स्लोप, और स्लोप किस में दिया है, बोलो नेगेटिव, और ये होता है y इंटरसेप्ट, इसको क्या बोला गया है, बोलो y इंटरसेप्ट बोला गया है, क्या बोला गया है, y इंटरसेप्ट बोला गया है। तो बोलो सबसे पहले y एक्सिस मतलब यहाँ आएगा ln k, और यहाँ बोलो क्या आएगा 1/t, है ना। अब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, क्या ओरिजिन से होगा, नहीं होगा, क्योंकि यही तो अपना c होने वाला है ना। तो बोलो ग्राफ तो कहीं ना कहीं ऊपर से स्टार्ट होगा। अब बोलो ये ग्राफ ऊपर जाए कि नीचे जाए, मतलब पॉजिटिव स्लोप में जाएगा कि नेगेटिव स्लोप में जाएगा, तो स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो कहाँ जाएगा, बोलो नीचे, मतलब बोलो ऐसा कोई आंसर बिल्कुल फर्स्ट वाला होगा, ऐसा कोई आंसर बिल्कुल क्या होने वाला है, फर्स्ट होने वाला है, ठीक है क्या, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, व्हेन Br2 is treated with aqueous solution of NaF, NaCl, NaI, ठीक है, 3 अपने को सॉल्ट दिए हैं, है ना। और फिर बोला है Br2 के साथ में ना, Br2 को इनके साथ ट्रीट किया गया है। सबसे पहले ध्यान देंगे NaF दिया है, फिर बोलो NaCl दिया है, फिर बोलो NaI दिया है, इनके साथ में बोलो क्या दिया है, Br2, इनके साथ में बोलो क्या दिया है, Br2, इनके साथ में बोलो क्या दिया है, Br2, है ना। बोलो कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। तो हमको पता है कि रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा बोलो क्लोरीन, ब्रोमीन और बोलो आयोडीन। फ्लोरीन इसको भी रिप्लेस करता है, इसको भी करता है, इसको भी करता है, क्लोरीन इसको करता है, इसको करता है, ब्रोमीन केवल आयोडीन को ही रिप्लेस कर पाएगा, ठीक है। तो बोलो ब्रोमीन क्या ये रिएक्शन होगी, नो रिएक्शन होगी, नहीं होगी, लेकिन ये इसको बिल्कुल क्या कर देगा, रिप्लेस। तो ये बनेगा, बोलो क्या बनने वाला है, NaBr, और क्या यहाँ से आयोडीन एकदम फ्री हो जाएगी, ओनली आयोडीन इज बोलो लिबरेटेड, आयोडीन इज बोलो क्या होने वाला है, लिबरेटेड होने वाला है, केवल आयोडीन क्या होने वाली है, बाहर जाने वाली है। बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन है ना, बिल्कुल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन होने वाला है, बिल्कुल सिंपल, है ना। और ये एक तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी हम लोगों ने देखा है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी आता है, पी ब्लॉक में भी आता है ना, 2-3 जगह कहीं ना कहीं आने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो इन द गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन कर लेंगे, नॉट इक्वेशन आर नॉट बैलेंस्ड, है ना। अच्छा इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं है, कोई बात नहीं, अपने को कोई जरूरत भी नहीं है रिएक्शन को बैलेंस करने की इसमें, है ना। ये सीधा सिंपल पी ब्लॉक का क्वेश्चन है ना। और बिल्कुल ये जो है ये बिल्कुल नाइट्रोजन फैमिली का क्वेश्चन होने वाला है ना। जब अपन ने नाइट्रिक एसिड पढ़ा था ना, नाइट्रिक एसिड जब पढ़ा था तो वहां का ये क्वेश्चन होने वाला है ना। जिंक के साथ में अपन ने कंसंट्रेटेड और बोलो डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन कराई थी। बिल्कुल एक बात दिमाग बिठा लेना है, कोई सी भी मेटल हो, जब रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ हो रही है तो बिल्कुल NO2 बनेगी, है ना, बिल्कुल NO2। जनरली ये मेटल जो है ये डी ब्लॉक एलिमेंट वाली जो है वो मेटल होने वाली है ना। तो बिल्कुल कौन सी गैस जाएगी, NO2 गैस जाएगी। लेकिन डाइल्यूट के अंदर, है ना, डाइल्यूट के अंदर जो है डाइल्यूट HNO3 यदि बोला गया है तो बोलो NO भी हो सकता है और बोलो N2O भी हो सकता है। लेकिन जब मेटल यहाँ क्या लिया जाए, जिंक लिया जाए,
ये भी जिंक है और ये भी क्या है बोलो जिंक है, तो बोलो यहां तो बिल्कुल क्या होने वाला, कंफर्म है, यहां तो कंफर्म क्या होने वाला है NO2, मतलब पहले केस में NO2 है तो NO2 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, ये तो खत्म ही हो गया, बताओ यार, ये तो खत्म ही हो गया, ठीक है। और दूसरे वाले केस में अब डाइल्यूट बोला है, तो डाइल्यूट के केस में अब या तो N2O बनेगा या NO बनेगा, तो बोलो यहाँ तो फिर से NO2 दे दिया तो ये भी खत्म हो गया, बस दो ही तो ऑप्शन बचे हैं। अब अपने को थोड़ा बहुत तो आइडिया लगाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा बहुत तो याद करके जाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ये उनके लिए जो मतलब थोड़ा बहुत तुक्का लगाना चाहते हैं, है ना, पर हाँ ये दो तो खत्म हो गए, है ना, ए और डी में से कोई एक ऑप्शन आएगा, है ना, तो NO2। और जब जिंक आता है तो क्या बनने वाला है, जिंक जब आता है तो जिंक जो है N2O बनाता है ना, जिंक क्या बनाता है डाइल्यूट के साथ में, क्या बनाता है N2O, मतलब आंसर जो आने वाला है वो क्या आएगा बोलो, डी आएगा। याद करने वाला क्वेश्चन है, पी ब्लॉक है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल अपने जो याद करने की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए, है ना, सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आए, ऐसा कैसे एनसीईआरटी से ऐसा कैसे उठ के आए, है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, है ना, फिर से अपने को लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड अपने को दी है, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, भयंकर सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल। अब देखो सबसे पहले वन टॉप फैक्टर पूछा है, सॉल्यूशन का क्वेश्चन होने वाला है, वन टॉप फैक्टर, है ना। सबसे पहले अपने को ये बात पता है कि यदि कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, यदि कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या फिर कंप्लीट क्या हो रहा है, डिसोसिएशन, है ना, कंप्लीट क्या होता है, डिसोसिएशन, ना, कंप्लीट क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। जब कंप्लीट डिसोसिएशन होता है ना, तो जो वन टॉप फैक्टर जिसको आई से डिनोट किया जाता है वो क्या था, एन, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस, कोई भी एक मॉलिक्यूल कितने आयंस दे रहा है वही क्या होने वाला है उसका वन टॉप फैक्टर। और यदि कंप्लीट क्या हो रहा है बोलो, कंप्लीट क्या हो रहा है बोलो, एसोसिएशन है, एसोसिएशन हो रहा है ना, तो उस केस में वन टॉप फैक्टर क्या होगा, 1/n, और n मतलब वो कितने मॉलिक्यूल से मिलकर एसोसिएट हो रहा है उसको बोला जाएगा n, है ना। तो देखो सबसे पहले ये बिल्कुल जितने भी सोल्ट है ना, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड, जितने भी सोल्ट है वो सब जो है n जितना होता है ना वही उसका वन टॉप फैक्टर होता है, क्योंकि सबके सब स्ट्रॉन्ग में जाते हैं और कंप्लीट टूट जाते हैं, पूरी तरीके टूट जाते हैं। तो बोलो कितना, कितने आयंस मिलेंगे, 5, है ना, K4Ap, है ना, तो यहाँ से 4 इधर आएंगे, एक इधर, बोलो 5, मतलब ए का क्या आने वाला है, थर्ड, ए का थर्ड देख लो यार कहाँ कहाँ आ रहा, ए का थर्ड यहाँ आ रहा, ए का थर्ड यहाँ आ रहा, मतलब ये 2 गायब हो गया पहले ऑप्शन में, है ना। फिर देखो K2SO4 बोलो कितना आएगा, 2 और 1 3, बोलो 3 कहाँ कहाँ है, बोलो फर्स्ट पे आ रहा है, तो बी का फर्स्ट चेक कर लो, बी का फर्स्ट बोलो, बी का फर्स्ट यहाँ भी, बी का फर्स्ट अभी भी डिसाइड नहीं कर पाए यार अपन तो, है ना, अभी भी डिसाइड नहीं कर पाए। चलो और आगे बढ़ते हैं, देखें KCl जो सिंपल दिख रहा है उसको चेक करो पहले, कठिन के पीछे क्यों पड़ेंगे, जो सिंपल अपने को दिख रहा है, हो सकता है तीसरा वाला डिसाइड कर दे। KCl बोलो कितना, 2 बोलो यहाँ पे, डी का क्या आएगा, डी का फोर्थ बोलो, ये तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ए, है ना। और ये बेंजीन के अंदर इस एसिडिक एसिड का क्या होता है, एसोसिएशन होता है, क्या होता है, एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब जुड़ता है, 2 मॉलिक्यूल जुड़ के डाइमर बनाता है ये बेंजीन के अंदर, किसके अंदर, डाइमर, बेंजीन के अंदर डाइमर बनाता है। यदि वाटर में होता तो टूट जाता है, डिसोसिएशन होता है, लेकिन बेंजीन के अंदर एसोसिएशन होता है, डाइमर बनाता है, मतलब इसके अंदर जो है ना एन की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 2, डाइमर मतलब, है ना, 2 मतलब इसका वन टॉप फैक्टर कितना होगा, 0.5, इसका वन टॉप फैक्टर कितना होगा, 0.5 होगा। तो बिल्कुल अपना आंसर तो वैसे 3 को चेक करने से ही आ गया था, है ना, 3 को चेक करने से ही अपना आंसर आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, नंबर ऑफ कुलाम्स, है ना, रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल, है ना, MnO4 माइनस से Mn2+ की ओर जा रहे हैं, तो कितने कुलाम की आवश्यकता होगी, तो अपने को पता है, बताओ, उतना ही फेराडा लगेगा जितना इक्विवेलेंट होता है। और ये निकालने का तरीका बोलो कितना कुलाम, मतलब वही चार्ज ही पूछा जा रहा है, और बोलो फॉर्मूला अपने पास होता है मोल जो दिया गया है, और बोलो इनटू क्या करेंगे, वैलेंसी फैक्टर, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, कितना चेंज आ रहा है। तो बताओ सबसे पहले जो है MnO4 माइनस किस में जा रहा है, तो हम बोलेंगे Mn2+ में जा रहा है। बोलो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +7, यहाँ बोलो कितनी, +2, कितने का चेंज आ रहा है, 5 का। बोलो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया इसका, 5। तो बोलो मोल कितना, 1, ये बोलो कितना हो गया, 5, मतलब कितना फेराडे चार्ज लगने वाला है, 5 फेराडे। और मुझे पता है कि 5 इंटू फेराडे मतलब होता है 96500। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, बी। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, बी। 4.828 इंटू 10⁵ कुलाम, इतना कुलाम चार्ज होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले, है ना, सबसे पहले देखो ध्यान से, ये देखो सबसे पहले रिएक्शन को देखें तो यहाँ NO2 लगा हुआ है और रिएक्शन कराना है बोलो Br2 के साथ में, है ना, मतलब हमको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसको चेक करो, ये डिसाइड करेगा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा कि मेटा डायरेक्टिंग होगी। तो ये तो -R वाला है या फिर बोलो -M वाला है, तो ये तो
पेरा डायरेक्टिव होता है कि मेटा होता है कि ऑर्थो होता है, तो हमको पता है ये बात, मेटा डायरेक्टिव होता है। Br2 सीधा, या Br कहाँ अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे, तो बोलो क्या होने वाला है, ये बोलो मैंने लिखा यहाँ पर NO2, और मेटा पोजीशन पे कौन आ जाएगा, ब्रोमीन। मेटा पोजीशन पे कौन आ जाएगा, ब्रोमीन। अब बोलो ये वाला जो कैटालिस्ट दिया गया है, बोलो SN और बोलो ACl है, NCERT के अंदर ऐसा का ऐसे दिया गया है, ये वाला कैटालिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्या करता है NO2 को सीधा NH2 में कन्वर्ट करता है, रिडक्शन करवा देता है ना, NO2 को किस में कन्वर्ट करता है, NH2 में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब ये है कि यदि आगे अपन रिएक्शन देखें तो यहाँ का जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनेगा, बोलो NH2, और Br तो Br की जगह है, Br तो Br की जगह है, तो बोलो ये मेटा पोजीशन पे NO2 के साथ, ये बोलो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, 2 स्टेप में रिएक्शन हमसे पूछी गई थी, है ना, 2 स्टेप में रिएक्शन पूछी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, C6H5CHO, है ना, फिर से वही मेज द कॉलम वाला क्वेश्चन है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH HCN I-, है ना, जो कंफर्म है उसको पकड़ो, फिर से है ना, जो कंफर्म है उसको पकड़ो। सबसे पहले बोलो, सबसे पहले कंफर्मेशन में कौन कौन जाएगा, तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे I-, है ना, क्या मुझे यहाँ कहीं न्यूक्लियोफाइल और I- का कहीं ना कहीं रिलेशन दिखता है, I- जितने भी नेगेटिव आयन होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल में जाते हैं, मतलब D का क्या आता है, थर्ड। बोलो D का थर्ड कहीं दिख रहा है, D का थर्ड तो कहीं जगह दिख रहा होगा, बोलो D का थर्ड, बोलो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, बस एक ही में आंसर आ गया, बताओ यार, एक ही में आंसर आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन, बोलो एक ही में आंसर आ गया। और हमको ये पता है कि बोलो जब एल्डिहाइड की रिएक्शन 2,4 डाइनाइट्रो, है ना, डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो बिल्कुल प्रेसिपिटेशन, ये रिएक्शन मैं तुमको बताता हूँ, चलो, है ना। पहली रिएक्शन देखो, ये बिल्कुल ए का क्या होने वाला है, फर्स्ट होने वाला है, ए का फर्स्ट होने वाला है ना, तो देखो C6H5 और बोलो CHO ऐसे होने वाला है, ये बोलो H, है ना, ये बोलो H2N, है ना, और ये बोलो NH, है ना, और ये बोलो फिनाइल, है ना, और ये बोलो NO2, और ये बोलो NO2 ना, इसको बोलते हैं ब्रॉडी रिएजेंट, है ना, और इसका नाम होता है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन होता है, ये वाला, है ना। ये बिल्कुल टेस्ट देके यहाँ पे बोलो PPT बना देगा, क्या बना देगा, PPT बना देगा, इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाके ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ बोलो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो बोलो ये टॉलेंस रिएजेंट होता है AgNO3, है ना, बिल्कुल ये इसके साथ रिएक्शन करेगा टॉलेंस रिएजेंट, और सिल्वर क्या बना देगा, बोलो सिल्वर अपना एल्काइनाइड बना देगा, है ना, जिसको यदि एसिटाइलिन होगा तो एसिटिलाइड बोलते हैं, है ना। इस तरीके से रिएक्शन करके ये भी PPT बना देगा, बोलो ये भी क्या बना देगा, PPT, व्हाइट कलर की PPT बनती है यहाँ पे, है ना, बिल्कुल B का क्या होने वाला है, सेकंड, B का सेकंड होगा। फिर बोलो ये बिल्कुल बोलो साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन होगा, है ना, C से फोर्थ वाला, ठीक है। वैसे तो अपना एक को मैच किया तो ये अपना आंसर आ गया था, ठीक है। जो कंफर्म है सबसे पहले उसी को पकड़ना है, जिससे बाकी के कुछ ऑप्शन जो है साइड में हट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल। और देखो आगे, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना, देखो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद देखो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज सेम एज दैट ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर, है ना। के की वैल्यू, के की जो वैल्यू है ना, जोर और रोर दोनों की क्या होती है, सेम, रेट ऑफ रिएक्शन की और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, है ना। के की यूनिट बिल्कुल कैसी होती है, सेम होती है ना। तो देखो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज सेम एज दैट ऑफ, बोलो रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब सी का क्या होगा, फोर्थ होगा। सी का फोर्थ देखो यार, देखें सी का फोर्थ यहाँ पे आ रहा है, सी का थर्ड है, सी का फर्स्ट है, बताओ एक ही बार में आंसर आ गया, ये हो ही नहीं सकता। फिर देखो और भी चेक कर सकते हैं ना, ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज डिटरमाइंड, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है ना, उसी से अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। तो बोलो क्या होने वाला है, बताओ ध्यान से, डी का क्या हो जाएगा, बोलो डी का थर्ड हो जाएगा, बिल्कुल। ये देखो ऑर्डर ऑफ, है ना, ऑर्डर ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप, बिल्कुल ऐसा होने वाला है, ठीक है। फिर बोलो बी का, है ना, बी का यहाँ पे दिया, देखो फर्स्ट, बी का फर्स्ट अपने को वैसे दिख रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। बी का फर्स्ट बोलो रेट ऑफ रिएक्शन जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के बराबर ही होता है ना। किसके बराबर होता है, रेट कांस्टेंट के बराबर ही होता है, बिल्कुल। रेट ऑफ रिएक्शन और के बिल्कुल सेम होने वाला है, देख लो ध्यान से, बिल्कुल सेम होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, केमिकल काइनेटिक्स का, है ना, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन होने वाला है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आया है, क्यूबिक
जो कंफर्म है सबसे पहले उसको पकड़ो। मैंने तुमको कई बार क्लास में बोला कि हेक्सागोनल के अंदर बोलो, हेक्सागोनल के अंदर बोलो 120 का एंगल होता है, गामा 120 ही हेक्सागोनल है। ये बात अपने दिमाग में स्टार्टिंग से ही फिट कर रखी है अपन ने। बोलो हेक्सागोनल बोलो 120 होता है, तो सबसे पहले बोलो डी का क्या होगा, सेकंड होगा। डी का सेकंड चेक कर लो, डी का सेकंड कहाँ कहाँ आ रहा है, डी का सेकंड यहाँ आ रहा है, डी का सेकंड यहाँ आ रहा है। इसका मतलब ए खत्म हो गया, बी खत्म हो गया। बोलो डी का सेकंड दो ही जगह आ रहा है। और देखो क्यूबिक के अंदर हमको पता है, क्यूबिक मतलब क्यूब होता है ना, सब कुछ 90 डिग्री। क्यूब मतलब बोलो सब कुछ क्या होगा 90 डिग्री। तो बोलो सब कुछ 90 मतलब कहाँ आ रहा है, अल्फा बीटा गामा तीनों कैसे हैं 90 डिग्री। मतलब बोलो ए का फर्स्ट है, बिल्कुल ए का फर्स्ट है, और बोलो यहाँ ए का थर्ड है। आंसर क्या हो जाएगा डी। ये भी खत्म हो गया। बताओ दो के मिलाने से ही अपना आंसर आ जाएगा, है ना, दो के मिलाने से ही क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाने वाला है। ठीक है। और बोलो मोनोक्लिनिक तो अपने को वैसे पता है ना, अल्फा गामा 90 होता है, लेकिन बीटा जो है 90 के बराबर नहीं होता है। ठीक है। ये बिल्कुल सीट और एचएमटी नाम की एक ट्रिक अपने देखी है, सीट और एचएमटी। ठीक है क्या, है ना। चलिए नेक्स्ट जो है देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ एसिड एल्डिहाइड विद SeO2। SeO2 जो है एल्डिहाइड का क्या कराता है, ऑक्सीडेशन कराता है। और ये SeO2 जो है ये क्या करता है, ध्यान से देखो पहले ना, ये क्या करता है ना, कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर, पहली बात कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर जिसमें एल्डिहाइड भी हो सकता है और बोलो कीटोन भी हो सकता है, उसके अंदर जो अल्फा कार्बन होता है ना, उस अल्फा कार्बन को ये किस में कन्वर्ट करेगा, या तो CHO में कन्वर्ट करेगा या फिर बोलो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। अल्फा कार्बन को जैसे मान लो एसिड एल्डिहाइड बोला है, तो एसिड एल्डिहाइड मतलब बोलो CH3 C डबल बॉन्ड OH, है ना, बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक है ना। बोलो और यदि यहां मुझे लिख के दे दिया SeO2 तो कैसे कन्वर्ट करेगा, यहां बताओ। क्या मुझे ये अल्फा कार्बन दिख रहा है, तो अल्फा कार्बन को किस में कन्वर्ट कर देगा, CHO में। तो बोलो एक CHO तो पहले से ही था, बोलो ये वाला बोलो ये बिल्कुल ऐसे ही है, बोलो CHO बिल्कुल ऐसे ही है, और ये वाला भी किस में चला जाएगा, CHO में। तो बोलो ये हो जाएगा H, और CHO बोलो क्या बोला जाता है, ग्लाइऑक्सेल। क्या बोला जाता है, बोलो ग्लाइऑक्सेल बोला जाता है। ग्लाइऑक्सेल मतलब बोलो C हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास आया है, द प्रोडक्ट Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज, है ना। अपने को देखो ध्यान से क्या बताना है, ध्यान से देखेंगे। रिएक्शन अपने को दी गई है ना, रिएक्शन अपने को दी गई है, देखो ध्यान से। बेंजीन के ऊपर जो है अपने को बोलो CH2Cl दिया है, और रिएक्शन जो करवाना बोला है, रिएक्शन जो करवाने के लिए बोला है, बोलो KCN की रिएक्शन अपने को कराना है, वो भी एल्कोहलिक। ठीक है। तो बोलो यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होगा, बोलो यहाँ का बॉन्ड क्या होने वाला है, ब्रेक, और यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होगा, बोलो प्लस, और ये बोलो माइनस, है ना। तो बोलो यहाँ पे क्या बनने वाला है, ये अटैक होगा सीधा। तो बोलो बेंजीन, के ऊपर बोलो क्या आएगा, CH2CN आने वाला है ना, CH2CN आने वाला है, बोलो साइनाइड ग्रुप आ जाएगा। अब इसके बाद देखो इसका रिडक्शन होने वाला है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। जब रिडक्शन होता है तो देखो ध्यान से, जब रिडक्शन होता है ना, देखो रिडक्शन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, बोलो जब रिडक्शन होगा तो बोलो एक पाई बॉन्ड टूटेगा, बोलो एक पाई बॉन्ड टूटेगा, और हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, फिर बोलो दूसरा पाई बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन, तो CH2NH2। मतलब यहाँ जो प्रोडक्ट बनने वाला है, देखो ध्यान से, बेंजीन के ऊपर जो है, बेंजीन के ऊपर बोलो CH2 पहले से था, है ना, फिर बोलो ये फिर से क्या किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 में, और ये बोलो NH2 में, बोलो एमाइन बन गया। और ये एमाइन बोलो कहाँ दिया हुआ है, बोलो 4th नंबर के ऑप्शन में। मतलब Y क्या बनने वाला है, बोलो Y क्या बनने वाला है, अपना एमाइन बनने वाला है ना। यदि मान लो इसके साथ में हाइड्रोलाइसिस हो जाता ना, है ना, H2O एसिडिक हाइड्रोलाइसिस यदि होता तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ना, किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बोलो आंसर क्या आने वाला है, 4th नंबर, है ना, 4 नंबर मतलब डी, डमरू अपना ऑप्शन होने वाला है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन बिकॉज। मतलब जो एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड मतलब बोलो हेलोएरिन जिसको बोलते हैं ना, बोलो एराइल हैलाइड मतलब बोलो बेंजीन के ऊपर जो है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया जाएगा, हेलोजन, और हेलोजन के पास में बोलो क्या होता है, लोन पेयर होता है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंजुगेशन में मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, जिससे यहाँ क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है। बोलो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है, जिससे बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं है। बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है हेलोएरिन लगभग नहीं देता, लेकिन फिर भी एक रिएक्शन ऐसी होती है, डाउस प्रोसेस, जिसमें जो है
कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि वहां जो है क्लोरीन क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, और NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो OH लग जाता है, ठीक है, डाउस प्रोसेस जिसमें बनता है ना। अच्छा, यदि इस हेलोएरिन की रिएक्टिविटी मान लो मुझे बढ़ाना है ना, इसकी क्रियाशीलता मुझे बढ़ाना है, तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा दूं यदि बेंजीन से, तो फिर इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। मतलब मान लो मैंने NO2 जोड़ दिया ना, मान लो मैंने बोला कि इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होने वाला है, इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव, मान लो यहाँ पे हेलोजन लगा दिया और मैंने बोल दिया चलो यहाँ पर, मैंने यहाँ बोल दिया चलो NO2 है ना, क्या बोल दिया, बोलो NO2 लगा दिया। देखो ध्यान से ना, मैंने क्या लगाया यहाँ पर, NO2 लगा दिया, और मैंने बोला कि ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो मैं बोलूंगा जिसमें NO2 लगा हुआ है, ये ज्यादा रिएक्टिव होने वाला है ना। ये रिएक्टिविटी को क्या कर देता है, हेलोएरिन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, ठीक है। अब क्वेश्चन के ऊपर आओ, है ना। सबसे पहला अपने को पूछा क्या है ना, ये एराइल हैलाइड के बारे में, डू नॉट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रीजन पूछा गया है ना। तो अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज रिटार्डेड, मतलब न्यूक्लियोफाइल का जो अटैकिंग जो पावर होती है वो कैसी होती है, कम होती है। न्यूक्लियोफाइल जो है मंद है ना, थोड़ा स्पीड स्लो होती है अटैक करने की, इतने ज्यादा फास्ट स्पीड से वो अटैक नहीं करता है। तो बिल्कुल ये एकदम करेक्ट रीजन है, पहला रीजन तो ये हो गया, लेकिन ऑप्शन ये नहीं है, ऑप्शन तो नीचे दिए गए हैं ना, मतलब पहला वाला अपना करेक्ट है। तो बोलो ए कहां दिया, बोले ए यहां दिया है, ए यहां दिया है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए, खत्म हो गए। पहले ऑप्शन को खत्म करना सीखो, है ना, पहले ऑप्शन को खत्म करना सीखेंगे। अब देखो सेकंड ऑप्शन देखो, कार्बन कैरिंग हेलोजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज, बोलो ये वाला स्टेटमेंट कैसा होने वाला है, ये क्या करेक्ट रीजन होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन वो कैसा होता है, बोलो sp2 होता है, तो ये रीजन करेक्ट नहीं होने वाला है। फिर देखो द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज डिस्टेबलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण डिस्टेबलाइज नहीं होता है, रेजोनेंस के कारण तो स्टेबलाइज होता है। मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, किसके कारण, रेजोनेंस के कारण क्या होता है, स्टेबल होता है। अब देखो ध्यान से, मतलब ये वाली बात भी क्या हो गई, गलत हो गई, ये वाली बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। फिर बोलो ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन, बिल्कुल ये बात क्या है, करेक्ट है। कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसके कारण जो है बॉन्ड जल्दी से ब्रेक नहीं होता है, और यदि बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो न्यूक्लियोफाइल जो है बाहर नहीं जाएगा, और यदि न्यूक्लियोफाइल बाहर नहीं जाएगा तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो है बोलो ये वाला भी क्या होने वाला है, करेक्ट, बोलो इसके हिसाब से ये भी क्या होने वाला है, करेक्ट। तो देखो ध्यान से, रीजन के अंदर जो है ए और डी कहां दिख रहा, बोलो यहाँ पर ए वाले ऑप्शन में, मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हिच विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, है ना। देखो ध्यान से, कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन सा नहीं देगा, ठीक है। सबसे पहले ऐसे फॉर्मेट बता रहा हूं जो आयोडोफॉर्म परीक्षण या टेस्ट देते हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने बिल्कुल पढ़े हैं ना। बोलो यदि ये वाला फॉर्मेट किसी के अंदर दिखता है, यदि ये वाला फॉर्मेट किसी के अंदर दिखता है तो हम बोलेंगे वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। दूसरा फॉर्मेट देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, और बोलो इस तरीके का फॉर्मेट यदि दिखाई दे रहा है तो हम बोलेंगे वो कंपाउंड भी क्या देने वाला है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देने वाला है। बस यहाँ पर जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए सबसे पहला कंपाउंड ध्यान से देखो, है ना। सबसे पहले मैंने लिखा बोलो CH3, है ना, मैंने बोला CH3, ये बोला CH, और ये बोलो OH, और ये बोलो CH3। बताओ ये कंपाउंड जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल दिख रहा है आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये क्या देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। बोलो इसके बाद सेकंड नंबर का कंपाउंड, बोलो ये मैंने लिखा, बोलो पहले आइसो, है ना, पहले बोलो आइसो, ये आइसो ग्रुप लगा दिया, है ना, और ब्यूटाइल बोला है तो CH2, और ये बोलो क्या हो जाएगा, एल्कोहल है तो बोलो क्या लग जाएगा, OH। क्या ये वाला कंपाउंड देगा क्या, इसके अंदर वो वाला फॉर्मेट कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल ये वाला देगा, लेकिन ये वाला नहीं देगा, ये वाला बिल्कुल नहीं देने वाला है। फिर देखो सेकेंडरी ब्यूटाइल, बोलो सेकेंडरी ब्यूटाइल के अंदर CH3, ये बोलो CH, और ये बोलो CH2, है ना, और ये बोलो CH2, और यहाँ बोलो ये OH लगा दिया, और ये बोलो CH3। बताओ इधर से बिल्कुल ये वाला फॉर्मेट दिख रहा है, मतलब ये भी क्या होने वाला है, देने वाला है। मतलब A और C बिल्कुल आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं। बोलो A और C, और एथेनॉल, चलो डमरू वाला ऑप्शन चेक करो, डी ऑप्शन। बताओ CH3, बोलो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये OH, और ये बोलो H। बोलो एक बार फिर से एथेनॉल में भी दिखा है ना, तो बोलो A हो जाएगा, C हो जाएगा, ACD, है ना, ACD की एसिड नहीं देगा, ACD कहां दिख रहा है, बोलो बी ऑप्शन में, बॉम्बे वाले में अपने को दिख रहा है। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल आयोडोफॉर्म टेस्ट देने वाला है, बिल्कुल आयोडोफॉर्म बनेगा, CHI3 बनेगा, ठीक है। गिवन और नॉट गिवन, पॉजिटिव टेस्ट और नेगेटिव टेस्ट भी उस नाम से भी पूछा गया है क्वेश्चन कि पॉजिटिव टेस्ट कौन सा होगा और नेगेटिव टेस्ट कौन सा होगा, जो देगा वो पॉजिटिव, जो नहीं देगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन।
निम्नलिखित प्रतिक्रिया के लिए उत्पाद की भविष्यवाणी करें, है ना। सबसे पहले प्रोडक्ट बताओ, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है ना, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। देखो सबसे पहले इसका शॉर्टकट सीधा अपने को पता है, इसका शॉर्टकट सीधा अपने पढ़ा है। बोलो सबसे पहले एमाइड आने वाला है, क्या आएगा बोलो एमाइड आएगा, और एमाइड के साथ में बोलो Br2 और NaOH आ जाए तो सीधा सीधा इसका शॉर्टकट क्या था, यहां से CO को बाहर कर देना है, यहां से CO सीधा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और बोलो प्रोडक्ट जो है सीधा बेंजीन के ऊपर क्या लगने वाला है, NH2 लगने वाला है, एनिलीन बन जाएगा। इसको जो है क्या बोला गया है, एनिलीन बोला गया है। क्या बोला गया है, एनिलीन बोला गया है। मतलब सीधा आंसर क्या होने वाला है, बी, है ना, बी आंसर होने वाला है। सेकंड नंबर का आंसर आने वाला है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है ना, एकदम सही, यही आंसर आने वाला है, यही आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधे सीधे नेम रिएक्शन है, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है ना, सीधे नेम रिएक्शन है, सीधे रिएक्शन पूछी गई है। चलिए फिर चलो आगे क्वेश्चन है ना, आगे क्वेश्चन देखो, केमिस ऑप्शन हैज द फॉलोइंग ट्रेट्स, है ना। अब देखो ध्यान से, ये कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब जो सरफेस केमिस्ट्री वाला है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन, एडसॉर्प्शन, है ना, जो चैप्टर अपने पढ़ा था, कैटालिस्ट वाला जो चैप्टर था, वो वाला चैप्टर ये है ना, वो एडसॉर्प्शन के टॉपिक से क्वेश्चन आया है ना, रासायनिक अधिशोषण। देखो कौन से लक्षण होते हैं, तो बोलो हाई एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन, बिल्कुल करेक्ट है, केमिस ऑप्शन है ना। केमिकल एडसॉर्प्शन में हीट ऑफ एडसॉर्प्शन ज्यादा होता है, लेकिन फिजिकल एडसॉर्प्शन कैसा होता है, कम होता है, क्योंकि वन टू वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और यहाँ कौन सा बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्ड बनता है। तो बोलो केमिकल बॉन्ड बनता है, तो बताओ ये बिल्कुल करेक्ट होने वाला है ना, केमिस ऑप्शन के हिसाब से ये करेक्ट होने वाला है। फिर बोलो क्या रिवर्सिबल होता है, नहीं होता है, पार्टिकल आएगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा, इसका मतलब बॉन्ड नहीं टूटेगा। यदि बॉन्ड नहीं टूट रहा है, यदि बॉन्ड नहीं टूट रहा है तो हम बोलेंगे कि वो बॉन्ड वही, यदि बॉन्ड नहीं टूटा तो वो वहीं पे जाके बैठा रहेगा। मतलब बॉन्ड यदि नहीं टूटा तो पार्टिकल आया है लेकिन वापस बाहर नहीं जा पाएगा। यदि पार्टिकल वापस बाहर नहीं जा रहा है तो हम बोलेंगे प्रोसेस कैसी होगी, प्रोसेस कैसी होगी, बोलो प्रोसेस कैसी होगी, इरिवर्सिबल। लेकिन ये कैसा बोल रहा है, रिवर्सिबल, बात गलत है, बात गलत है। फिर बोलो फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर, फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर, बिल्कुल टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी इसमें, बिल्कुल टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लगेगा, बिल्कुल सही बात है ना। तो बोलो ए बिल्कुल करेक्ट है, तो ए कहां दिख रहा है, बोले ए तो सब में दिख रहा है, ए तो सब में दिख रहा है। अब क्या करें, बोलो ये बी करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, मतलब बी जहां आएगा वो तो गलत ही होगा, तो ये गलत हो गया, ये खत्म हो गया। बोलो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बोलो रिक्वायर लो एक्टिवेशन एंथैल्पी, बोलो डी ऑप्शन देखो, रिक्वायर्स लो एक्टिवेशन एनर्जी, क्या ये बात इसमें कहीं आएगी, क्या बिल्कुल नहीं आएगी, है ना। तो डी भी गलत है अपना। बोलो फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर वाला बिल्कुल सही है, मतलब सी करेक्ट है और ए बोलो करेक्ट है। ए और सी देखो ऐसे दिख रहा है अपने को, है ना, ए अपने को दिख रहा है ना? और जहां बी आएगा वो तो गलत ही हो रहा है, तो बी वाला तो ऐसे अपन हटा सकते हैं, बी वाला ऐसे हटा सकते हैं ना। कुछ ऑप्शन को हटाना भी सीखेंगे अपन, है ना। यदि ऑप्शन अपन रिमूव करते गए ना तो आखिर में एक ही ऑप्शन से बचेगा जो एकदम करेक्ट होगा, जो एकदम क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखेंगे, है ना। आईयूपीएससी नाम बताना है ना, आईयूपीएससी नाम। सबसे पहले पीसीसी का सिलेक्शन करें, बोलो पीसीसी का सिलेक्शन करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड भी है ना, सब्स्टिट्यूएंट भी है, और बोलो फंक्शन ग्रुप भी है। ये इस कार्बन को इंक्लूड करना कंपलसरी है। बोलो ऐसे अगर जहां पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, सबसे पहला नंबर है नंबरिंग 1 2 3, बोलो 4 और ये बोलो 5, दो कार्बन है ना C2H5 में, इसको ओपन करके लिख सकते हैं। देखो यार, है ना, ओपन करके कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, ओपन करके कैसे लिखेंगे, देखो CH3 लिखा गया, है ना, फिर बोलो C, और यहाँ बोलो C2H5 को CH2 CH3 लिखा जाएगा, है ना, फिर बोलो डबल बॉन्ड कार्बन, और ये बोलो ब्रोमीन हो जाएगा, फिर ये बोलो CH2 और ये बोलो OH हो जाएगा। बताओ सबसे पहले पीसीसी का सिलेक्शन करेंगे, पीसीसी का सिलेक्शन करेंगे, बोलो पीसीसी का सिलेक्शन, बोलो बिल्कुल यही होने वाला है। ये इसको अपन पहचान नहीं पाते हैं, इसको नहीं पहचान पाते हैं, है ना, यहीं पे गड़बड़ होती है। बोलो अब नंबरिंग में बोलो 1 होगा, 2 होगा, है ना, फिर बोलो 3 होगा, 4 होगा, और ये बोलो 5 होगा। ये पीसीसी के सिलेक्शन के बाद जो बचेगा वही तो सब्स्टिट्यूएंट है। बोलो क्या बोलेंगे, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, Br और बोलो मिथाइल, पहले कौन आता है, ब्रोमो, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा जाएगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, है ना। तो बोलो Br लिखा जाएगा, बोलो Br लिखा जाएगा। तो बोलो सबसे पहले क्या लिखे, 2 ब्रोमो यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, ये खत्म हो चुका है। 3 इथाइल देख लो यार, है ना, सॉरी 3 मिथाइल देख लो, 3 मिथाइल देखो, 3 मिथाइल में बोलो, 3 मिथाइल में ये है ना, 3 इथाइल है ना, बोलो यहाँ पे, है ना, तो ये बोलो 3 मिथाइल यहाँ भी है ना, बिल्कुल ये बात भी सही है। अच्छा पीसीसी में कितने कार्बन, 5, तो 5 के लिए पेंट आएगा, बोलो यहाँ तो ब्यूट दिया है, तो बोलो आंसर सीधा ए हो जाएगा, आंसर सीधा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें कठिन जैसा कुछ काम नहीं था इसमें कि बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन पूछा हो, बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
Mn2O7 CrO और V2O5, बिल्कुल ये बहुत एनसीईआरटी में से पूछा गया है। और V2O5 जो ना, इसको दो जगह अलग अलग दिया गया है ना, ये एसिडिक भी दिया गया है एक जगह और एक जगह एम्फोटेरिक दिया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये बिल्कुल हमको पता है, ये बिल्कुल हमको पता है एसिडिक होने वाला है, ये बिल्कुल नोट्स के अंदर ऐसे ऐसे क्लियर कट लिखा हुआ एसिडिक होता है। और ये बोलो CrO बिल्कुल बेसिक होने वाला है। तो पहले इन दोनों को चेक कर लो, बोलो एसिडिक, बोलो एसिडिक, बिल्कुल यहां तक बात समझ में है ना। एसिडिक एसिडिक मतलब ये ए हो सकता है और डी हो सकता है, मतलब ये दो तो गलती हो गए, ठीक है। अब बोलो ये कैसा होता है, बेसिक, यहाँ तो एम्फोटेरिक आ गया बेसिक, ये बोलो डमरू आंसर हो गया। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, एम्फोटेरिक हो गया। इसका मतलब ये कैसा हो गया, एम्फोटेरिक हो गया। बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज आर ट्रू रिगार्डिंग मोस्ट ऑफ द मेडिसिन के बारे में बोला गया, बताओ है ना। दे आर कोलाइडल इन नेचर, है ना। कोलाइडल नेचर की होती है, बिल्कुल सही बात है, कोलाइडल नेचर की होती है ना। बिल्कुल मेडिसिन जो है कोलाइडल फॉर्म में बनाई जाती है, क्योंकि अपनी बॉडी जो है ना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बनी हुई है। यदि मान लो ट्रू सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो वो तो एसपीएम से पास हो जाती है, तो अपनी बॉडी के अंदर ठीक है, किंतु काम कैसे करेगी, तो उसको कोलाइडल फॉर्म में बनाया जाता है ताकि वो बॉडी में ज्यादा टाइम तक टिक सके, ताकि वो अपना वर्क जो है ना वो अच्छे से कर सके, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कोलाइडल नेचर की होती है, बिल्कुल बात सही है। देयर पार्टिकल साइज रेंज फ्रॉम 1 to 1000 नैनोमीटर, बिल्कुल ये बात भी सही है। 1 से 1000 नैनोमीटर होते ही बिल्कुल पार्टिकल की साइज, है ना। फिर बोलो दे हैव लार्ज सरफेस एरिया, बिल्कुल ये बात भी सही है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है ना। फिर उसके बाद देखो दे आर इजीली एसिमिलेटेड, मतलब आसानी से आत्मसात, मतलब आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी में, ठीक है। मतलब इसके सारे स्टेटमेंट सही है ना, सारे स्टेटमेंट मतलब ABCD सबके सब कैसे होने वाले हैं, सही होने। ये नोट्स में ऐसे अपने लिखे हुए हैं, बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट देखो, मेज द टेस्ट यूज फॉर डिस्टिंग्विशिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। मतलब इनको सेपरेट करने वाले अपने को टेस्ट बताना है। दो कंपाउंड दिए हैं, इन दोनों को सेपरेट कैसे करूंगा, इन दोनों को सेपरेट कैसे करूंगा, इनको कैसे करूंगा, इनको कैसे करूंगा, ठीक है। देखो 3 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन, बिल्कुल कार्बाइल एमाइन टेस्ट होता है। 1 डिग्री एमाइन रिएक्शन करता है कार्बाइल एमाइन में, 3 डिग्री नहीं करता है, ठीक है। तो जो रिएक्शन कर जाएगा वो 1 डिग्री, जो नहीं करेगा वो 3 डिग्री। बिल्कुल ए का क्या होने वाला है, ए का थर्ड, बोलो ए का थर्ड कहाँ, ए का थर्ड यहाँ पे, ए का थर्ड यहाँ, ए का थर्ड यहाँ, मतलब बोलो पहला ऑप्शन खत्म हो गया, पहला ऑप्शन खत्म हो चुका है। फिर देखो ये बोलो ये HCOOH जो है ना फॉर्मिक एसिड, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये बोलो HCOOH जो है इस वाले हाइड्रोजन के कारण कैसा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये टोलेंस रिएजेंट का क्या करवा देता है, रिडक्शन करवा देता है। और ये रिडक्शन नहीं करवाता है ना, तो बोलो टोलेंस रिएजेंट जो है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और ये बोलो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। टोलेंस रिएजेंट जो है इसका क्या करवा देगा, ऑक्सीडेशन, लेकिन इसका नहीं करवा पाएगा। तो बोलो ये दोनों टोलेंस रिएजेंट से क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। बी का क्या होगा, फर्स्ट होगा। चेक करो यार, बी का फर्स्ट तो बोलो यहाँ दिया है, यहाँ तो बी का सेकंड, बी का फोर्थ, ये दोनों भी खराब हो गए यार, बिल्कुल खराब हो गए, मतलब गलत हो गए, मतलब बोलो आंसर सीधा सी हो गया। बिल्कुल इतना आसान क्वेश्चन था, है ना। और भी ऑप्शन समझ लो, देखो और भी ऑप्शन समझ लो। ये देखो क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, बिल्कुल अभी हाल पड़ा अपन है, और ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ऐसा फॉर्मेट इसमें है नहीं, क्योंकि CH3CO होना चाहिए। तो बोलो आइडोफॉर्म टेस्ट देख लो ध्यान से, है ना। सी का क्या हो जाएगा, फोर्थ, तो बोलो सी का फोर्थ कहाँ दिख रहा, बोलो सी का फोर्थ ये इसके अंदर आ गया, है ना। और ये बोलो देखे, है ना। ये देखो अगला टेस्ट कौन सा बचा, लुकास रिएजेंट, बिल्कुल पढ़ के आए हैं, है ना। बोलो लुकास रिएजेंट में 3 डिग्री बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, लेकिन 1 डिग्री थोड़ा स्लो में रिएक्शन करता है ना। तो बिल्कुल अपने पता ही है, पूरा पढ़ के आए हैं। तो वैसे तो अपने 2 की मैचिंग से अपना आंसर आ रहा है, ठीक है, 2 की मैचिंग से अपना आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरेंज द गिवन कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। पहला N2, एलिमेंटल स्टेट में सीधा 0, है ना। बोलो बी, NO दिया है, बिल्कुल क्या हो जाएगा +2, और ये बोलो -2, मतलब +2 होने। नाइट्रोजन का पूछा है बताया। सी में बोलो HNO3, x मान के निकालो यार, तो x +1 -6, बोलो क्या आएगी +5। डी में देखो यार, है ना, डी में देखो, है ना, डी में देखेंगे, डी में देखो NH4Cl आयोनिक कंपाउंड है, पहले ब्रेक करेंगे, बताओ NH4+ में, और बोलो Cl- में, है ना, Cl- में, चलो Cl- में। अब नाइट्रोजन की निकाल लो, x मान लेंगे, ये बोलो +4 इक्वल बोलो +1, ठीक है। तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। तो बोलो x = बोलो कितना हो जाएगा -3, है ना। चलो अब ऑर्डर निकालो, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो HNO3 में,
है ना, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो HNO3 में, HNO3 मतलब ये खत्म हो गया, है ना। बोलो +5 आ रहे ना। उसके बाद देखो उसके बाद देखो NO में, तो NO कहाँ आ रहा, बोलो NO यहाँ आ रहा, NO यहाँ आ रहा, मतलब ये भी खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद चेक करो, चलो उसके बाद देखो ये -3 है और ये 0, तो 0 वाला ज्यादा होगा, बोलो N2 ये होने वाला है NH4। आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, रिडॉक्स का क्वेश्चन है ना, बिल्कुल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछिए, ये पी ब्लॉक से भी रिलेटेड है ना। पी ब्लॉक रिडॉक्स एक कॉमन चैप्टर होता है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना अपन सीखते हैं, लेकिन जितने भी एग्जांपल है ये सबके सब पी ब्लॉक वाले हैं ना, सबके सब जो है पी ब्लॉक वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए पैराग्राफ का क्वेश्चन अपने पास आया है ना। पैराग्राफ को बड़े ध्यान से देखो, मैंने तुमको पहले ही बताया है ना, मैंने तुमको पहले बोला है कि पैराग्राफ के जितने भी क्वेश्चन है वो पैराग्राफ से बिल्कुल भी मैच नहीं होते हैं कि ये पैराग्राफ दिया है तो इस पैराग्राफ को पढ़ के अपन क्वेश्चन का आंसर दे पाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ऐसा केमिस्ट्री के अंदर अभी एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, एक भी ऐसा पैराग्राफ नहीं आया है कि पैराग्राफ पढ़ के अपन क्वेश्चन का आंसर दे पाए, ठीक है। अभी जब अपन क्वेश्चन देखेंगे, है ना, सभी लोगों ने पैराग्राफ पढ़ लिया होगा, अभी जब अपन क्वेश्चन देखेंगे तो वो डायरेक्ट बिना पैराग्राफ के भी सोल्व हो रहे हैं ना। यदि अपने को याद है तो सोल्व हो जाएंगे, नहीं याद है तो बिल्कुल अपन उसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पर हाँ, ऐसा नहीं होगा कि अपन पैराग्राफ में पढ़ के से अपन आंसर दे दें, ठीक है। चलिए अब पैराग्राफ सबने पढ़ा होगा, इसके बाद मैं सीधा क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ठीक है। देखो, द कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स इज एस्क्राइब्ड मेनली टू, है ना। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले है ना कैटालाइटिक एक्टिविटी। अब कैटालिस्ट जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं ना वो कैटालिस्ट का काम करते हैं और उसका रीजन होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जब ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब चेंज होती है ना, ऑक्सीजन अवस्था जब परिवर्तित होती है, ठीक है, तो उसके कारण जो है कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि वो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, देयर एबिलिटी टू एडॉप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसके बाद देखो कैटालाइटिक एक्टिविटी बोला, देयर केमिकल रिएक्टिविटी, ये बिल्कुल नहीं होगा। देयर मैग्नेटिक बिहेवियर, है ना, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। देयर ऑक्टर मोस्ट आउटर, है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल व्हिच हैज 2 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल गलत होने वाली है। आंसर सीधा क्या होने वाला है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल व्हिच हैज 2 इलेक्ट्रॉन, ये कोई रीजन नहीं होता है ना। तो अपने को सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वेरिएबल है, तभी ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखो, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेंथेनॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है ना, नॉट करेक्ट मतलब जो सही नहीं है, सही नहीं है मतलब गलत पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, गलत पूछा है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो अपने को पढ़ना है ना। तो देखो सबसे पहला स्टेटमेंट मैं पढ़ूंगा ना, देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द रेडियाई ऑफ द मेंबर विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन द सीरीज, है ना। बिल्कुल लेंथेनाइड के अंदर हमको बात पता है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे साइज जो है, रेडियस क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, मतलब ये बात सही है, इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं होगा। मतलब ए किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं होना चाहिए, ए तो बोलो इसके अंदर तो ए दिया है, मतलब ये तो गलत ही हो गया, ये तो गलती होगी ना, क्योंकि ए ये बोल रहा है आंसर, तो ये तो गलती होगी ना, मतलब ए अपना नहीं हो सकता। बात सही है लेकिन जो गलत है ना वो अपने को बताना है ना। ये बात सही है लेकिन अपने जो गलत है वो बताना है। फिर देखो अवेलेबिलिटी ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, है ना, 4f इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द सीरीज। बिल्कुल ये बात बिल्कुल क्या होने वाली है, गलत होने वाली है, क्योंकि +3 में सभी मेंबर होते हैं, है ना, +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना जनरली, है ना, लेंथेनाइड के लिए। बोलो ये बात बिल्कुल गलत होने वाली है, मतलब गलत ही अपना आंसर होने वाला है। तो बकरी बी, है ना, बी मतलब बॉम्बे, ये कहाँ कहाँ दिख रहा है, बोलो यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, मतलब एक बार फिर से सी वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत, है ना, क्योंकि इसमें सी और डी दे रहा है ना। जहां जहां बी आएगा वो अपना सही होगा, क्योंकि वो स्टेटमेंट कैसा है, गलत है। फिर देखो अगला, देखो बिकॉज ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी, है ना, लगभग उनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, सेम होती है, इसलिए उनका सेपरेशन जो है, लेंथेनाइड का सेपरेशन इजी नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सही है, उनकी प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है, सिमिलर प्रॉपर्टी होने के कारण उनको आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते यदि मिक्सचर दिया गया है तो, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है ना। अपने तो गलत स्टेटमेंट बताना है, Ce2+ कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ये Ce2+ जो है और Ce3+ में जो है ज्यादा स्टेबल कौन होता है, Ce3+ होता है। तो बोलो ये किस में कन्वर्ट होगा, इसमें। जब ये इसमें जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डोनेट होगा, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या बोल रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। बिल्कुल बात गलत हो गई है ना, मतलब ये भी अपना क्या होने वाला है, सही आंसर, मतलब बी और डी ही क्या होने वाला है, सही आंसर होने वाला है। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, गलत है, दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, गलत होने वाले हैं, मतलब बी मतलब बॉम्बे अपना आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो,
द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन आर। देखो डाइक्रोमेट आयन क्या होता है पहले तो वो देखो ना, K2Cr2O7 का नाम सुना होगा कहीं ना कहीं जीवन में, बोलो K2Cr2O7 है ना, जब इसको ब्रेक करेंगे तो 2K प्लस होने वाला है, और ये बोलो Cr2O7 और बोलो 2 माइनस, ये होता है डाइक्रोमेट आयन। इसका स्ट्रक्चर यदि अपन देखें तो बोलो स्ट्रक्चर जो है ये होने वाला है ना, स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल यही होने वाला है, बिल्कुल स्ट्रक्चर जो है ये होने वाला है। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। बोलो अब यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस होता है ना, रेजोनेंस होगा तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, रेजोनेंस में है ना, यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ नहीं जाएगा, इधर सेम रेजोनेंस में यहाँ भी शिफ्ट होने वाला है, ठीक है। मतलब इसका जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है ना, रिजल्टिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर कैसा बनने वाला है, देखो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर देखो, ये बोलो O, ये बोलो क्रोमियम है ना, और ये बोलो है ना, ये बोलो यहाँ पे बोलो ऑक्सीजन, यहाँ बोलो ऑक्सीजन, यहाँ बोलो ऑक्सीजन, इस तरीके से बॉन्ड बनाता हूँ इस बार, चलो है ना, ये बोलो इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ डबल बॉन्ड का कैरेक्टर, यहाँ डबल बॉन्ड का कैरेक्टर, यहाँ भी डबल बॉन्ड का कैरेक्टर, यहाँ भी बोलो, यहाँ भी बोलो, यहाँ भी बोलो, और बोलो क्या होगा 2 माइनस, और बोलो, ठीक है। तो देखो ध्यान से 6 क्रोमियम ऑक्सीजन वाले जो बॉन्ड है बिल्कुल इक्विवेलेंट होने वाले हैं, 6 है ना, 6 इक्विवेलेंट CRO बॉन्ड, एंड बोलो 1 CRO बॉन्ड कैसा होने वाला है, बिल्कुल इस तरीके से होने वाला है, 6 है ना, 3 इधर से और बोलो 3 इधर से, ये वाला बॉन्ड जो है बिल्कुल अलग होने वाला है ना, CR बॉन्ड अलग होगा, और 3 और 3 6 अलग होने वाले हैं, मतलब आंसर क्या होगा डी, आंसर क्या होने वाला है, डी होने वाला है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो अगला क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए 4 कर्मिक संक्रमण तत्वों के लिए +2 ऑक्सीजन अवस्था की स्थिरता होगी, है ना, मतलब स्टेबिलिटी पूछा गया है, स्टेबिलिटी है ना, सबसे पहले स्टेबिलिटी के लिए है ना, सबसे पहले स्टेबिलिटी के लिए अपने को चेक करना है, यदि कोई ऑक्सीडेशन स्टेट दी गई है ना, तो बोलो नंबर ऑफ बोलो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम निकले तो फिर देखो स्टेबिलिटी, फिर सेकंड फैक्टर क्या लगाना है, स्टेबिलिटी क्या लगाना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, डी में डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले अपन चेक कर लेते हो, है ना, मैंने लिखा चलो ए है ना, यहाँ लिखा बोलो क्रोमियम क्या है +2 में, क्रोमियम क्या है बोलो +2 में है ना, तो बोलो सबसे पहले एटॉमिक नंबर बोलो 24 है ना, 24, तो ये क्या होगा बोलो 3d5 होता है और 4s1 होता है ना, एक्सेप्शन वाला कैसे 3d5 4s1 होगा, तो बोलो 4s1 है ना, एक्सेप्शन होगा। अब देखो ध्यान से कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाना है, बोले 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कराना है, तो बोलो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाएंगे तो एक तो ये चला जाएगा और एक यहाँ से जाएगा, बताओ तो यहाँ कितना बचेगा, बताओ यहाँ कितना बचने वाला है, 3d4 बचने वाला है, तो बताओ देखें, बताओ 1 2 3 4 है ना, तो कितने अनपेड हो गए 4, ठीक है। सेकंड नंबर का चेक करो, सेकंड नंबर का चेक करेंगे, सेकंड नंबर का एग्जांपल देखो बी है ना, ऑर्डर तो नीचे दिया है ना, बी देखो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर बताओ, चलो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर बोलो 25 है ना, तो बताओ सबसे पहले 3d5 4s2 है ना, तो 4s2 तो खत्म हो जाएगा, 3d5 बचेगा है ना, तो बोलो 3d5 बताओ कितने अनपेड आएंगे, ऐसे ही देख सकते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं और 5 ही है, तो हम बोलेंगे 5 क्या होने वाला है, 5 क्या होने वाला है अनपेड इलेक्ट्रॉन। फिर देखो ध्यान से सी वाला ऑप्शन चेक करो, मतलब सी वाला सेट चेक करो, देखो एफी बोलो एफी है ना, तो बोलो ये +2 में रहेंगे, सबके सब ऊपर बोले ही +2 में है ना, बोलो ये 26, बोलो फिर से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे 3d6 हो जाएगा, बताओ एक बार फिर से 1 2 3 4 5 और ये बोलो 6 हो जाएगा, बोलो कितने हो गए 4 हो गए, चलो ठीक है ये भी समझ में आता है। डी वाला चेक करो, CO बोलो CO2 प्लस, बोलो 27 बोलो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए 3d7 होने वाला है, एक बार फिर से बनाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये बोलो 7, कितने आएंगे 3। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बोलो मैग्नीज कहां दिख रहा है, बोलो यहाँ दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में काम खत्म हो गया, लेकिन फिर भी कंसेप्ट लगा के देख लेते हैं, फिर भी मतलब देखो ये तो सब गलती हो गए, लेकिन मैग्नीज से मतलब एक से ही अपना आंसर आ गया, सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन, देखो जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद बोलो यहाँ 4 हो गया, दो एक जैसे हो गए, अब 2 एक जैसे हो गए तो फिर क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, है ना, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, लेकिन डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहाँ है, आयरन में, तो बोलो आयरन ज्यादा स्टेबल, उसके बाद कौन हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में बोलो 3 वाला कौन है, बोलो कोबाल्ट है ना, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज
इन फ्लोराइड इज +4, ठीक है, बट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड इज +7 Mn2O7 बिकॉज, बिल्कुल एक ही कारण है, एक ही रीजन इसका है ना। फ्लोरीन क्या करता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बनाता है ना, वो क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है कोवलेंट कंपाउंड के अंदर। बिल्कुल एक ही इसका क्या होने वाला है, रीजन होने वाला है ना, एक ही रीजन होने वाला है। फ्लोरीन क्या करता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि बिल्कुल ये जो है +7 में है और वो बोलो +4 में हो जाएगा, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आया है, फिर से पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आया। पैराग्राफ वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, है ना, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आया एक बार फिर से, है ना। पैराग्राफ को एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे और बिल्कुल उसके बाद अपन सीधे कहां चलेंगे, क्वेश्चन पे चलेंगे, है ना। देखो ध्यान से, ना ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे ना। क्वेश्चन देखो, है ना, क्वेश्चन देखो, ये हिंदी में पैराग्राफ दिया है ना, वही इंग्लिश का उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में लिखा हुआ है ना। एक बार सभी लोग पैराग्राफ ध्यान से पढ़ लेंगे, है ना, और पैराग्राफ पढ़ने के बाद अपन सीधे कहां जाएंगे, क्वेश्चन पे जाएंगे ना। सीधे कहां जाएंगे बोलो, क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है ना, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, जब प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है ना, जब प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है तो सेकेंडरी और बोलो टर्शरी स्ट्रक्चर बिल्कुल क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल रिजेक्टेड क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन कैसा है, रिजेक्टेड क्वेश्चन है, यहाँ से रिजेक्ट हो गया था, है ना, बिल्कुल गड़बड़ क्वेश्चन है, हटा देना है ना, बिल्कुल रिजेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल बस ये बात ध्यान रखना है कि जब डीनेचुरेशन होगा तो 2 डिग्री और 3 डिग्री, मतलब सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा प्रोटीन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। आरएनए और डीएनए डिफर ड्यू टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एट विच कार्बन शुगर मोइटी। अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सेकंड नंबर के कार्बन पे होता है, सेकंड नंबर के कार्बन पे। देखो सबसे पहले जो है मैं बनाता हूं, सबसे पहले देखो, है ना, सबसे पहले जो है ध्यान से देखेंगे, है ना, सबसे पहले यहां देखो CH2OH और यहां लिखा मैंने H, बीटा वाला होता है ना, बीटा वाला मतलब OH कहां होगा, ऊपर, और बोलो H, है ना। और फिर बोलो सारे OH कहां होते हैं, नीचे, है ना, सारे OH कहां होते हैं, बोलो नीचे, और ये बोलो क्या होगा, H, है ना। ये बोलो नंबरिंग में बोलो 1 और ये बोलो 2 और ये बोलो 3, ये बोलो 4 और ये बोलो 5, ये 5 नंबर, है ना। अब देखो ध्यान से, देखो ये क्या है, राइबोज कौन सा, बीटा वाला, क्योंकि बीटा राइबोज होता है ना, बीटा डी राइबोज या बीटा राइबोज होता है, बिल्कुल। लेकिन यदि डीऑक्सीराइबोज जो डीएनए के अंदर होता है, उसमें यदि मुझे बनाना है कौन सी शुगर होती है, तो शुगर देखो ध्यान से, है ना, ये CH2OH ऐसा ही रहेगा, ये बोलो H ऐसे रहेगा, बिल्कुल। ये भी क्या होगा, बीटा डीऑक्सी राइबोज होने वाला है, बीटा डीऑक्सी क्या होगा, राइबोज होगा। बताओ, यहां बताओ ध्यान से, है ना, ये देखो H बीटा होगा, OH ऊपर मतलब बीटा होगा, यहां बोलो H और ये बोलो OH। अब जो सेकंड नंबर के कार्बन पर जो H है और जो यहाँ OH है, तो O हटाना है और क्या लगाना है, H, मतलब H रहेगा, H रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, डीऑक्सी, है ना। डी मतलब होता है रिमूवल, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, है ना, तो डीऑक्सी मतलब सेकंड नंबर के कार्बन से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। और यही तो क्वेश्चन पूछा है, बोलो सेकंड नंबर के कार्बन से रिमूव होता है तभी बनता है डीएनए वाला, मतलब डीऑक्सीराइबोज शुगर बनता है, ठीक है क्या। ये भी पेंटोज शुगर है, ये भी क्या है, पेंटोज शुगर है, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन था ना। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, विटामिन कैन कॉज स्कर्वी, लूजिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स। बोलो विटामिन सी, बिल्कुल विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड केमिकल नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, ट्रिक से अपन ने याद किया था इसको। स्कर्वी, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, सारी चीजें इस तरीके से अपन ने याद की थी, है ना। बिल्कुल अपने को ये बात जो है, ट्रिक भी अपने को याद होगी, है ना, ट्रिक भी अपने को याद होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड ट्रिक देखी थी अपन ने, बोलो टीवी मिल और बोलो पाथ, यही लिखा था, बोलो टीवी मिल पाथ। बताओ ये ट्रिप्टोफेन, वेलिन, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, बोलो लाइसिन, फिनाइल एलेनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन और बोलो हिस्टीडीन। इनमें से ये सब एसेंशियल है, ये सब क्या होने वाले हैं, असेंशियल होने वाले हैं। ये सब के सब अमीनो एसिड कैसे होंगे, असेंशियल होंगे। इनको छोड़ करके जो भी आएंगे सब कैसे होने वाले हैं, नॉन एसेंशियल होने वाले हैं, ठीक है। तो बोलो यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या पूछा है, असेंशियल अमीनो एसिड पूछा है, तो बोलो इसमें से कौन आ रहा है, बिल्कुल ल्यूसिन आ रहा है, ये तीनों नहीं आ रहे हैं, बोलो आंसर हो जाएगा ल्यूसिन, असेंशियल अमीनो एसिड, बिल्कुल ट्रिक में फिट बैठ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। अपनी बॉडी के अंदर कौन स्टोर नहीं होता है, तो बोलो स्टोर कौन होता है। तो पहले तो अपन ने याद किया था कीड़ा, है ना, विटामिन KEDA, और बोलो साथ में विटामिन B12, ये स्टोर्ड इन आवर बॉडी।
स्टोर्ड इन आवर बॉडी, है ना, ये क्या है, स्टोर्ड इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी, ये अपनी बॉडी में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। विटामिन B2 स्टोर नहीं होता है, विटामिन B2 स्टोर नहीं होता है। बिल्कुल ये बात अपने दिमाग में फिट हो गई होगी, नोट्स में ऐसा कैसे क्लियर कट लिखा है था अपन ने, और बिल्कुल क्वेश्चन भी ऐसा कैसे आया है, ठीक है क्या। चलिए आज जो हम लोगों ने पेपर देखा है ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है, ताकि मैं उसका आंसर तुम लोगों को दे सकूं, है ना। चलिए, थैंक यू सभी को।